हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत फाइन होंगे एंड काफ़ी अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई। नाउ सो टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर कॉल्ड इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ओके, और उसके अलावा भी चार चैप्टर और है इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का वेटेज 25 मार्क्स का आप लेके चल सकते हो। ओके, ऐसे तो आपकी मॉडल के अंदर उसका वेटेज 30 मार्क्स का दिया हुआ है, तो 30% वेटेज है उसका, बट मेरे हिसाब से वो एग्ज़ाम में ऑन एन एवरेज 25 मार्क्स का आता है और ओके ओके होता है, इतना टफ भी नहीं होता, इतना ईजी भी नहीं होता है, तो यू कैन ईजिली क्रैक इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी लंबा चलने वाला है ये, ऑलमोस्ट 12 से 13 लेक्चर इसके अंदर भी आपको आएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ये जैसे ही ये लेक्चर्स आते हैं आपको कंटिन्यूस बेसिस पे देख लेने हैं। कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्होंने अभी तक असेसमेंट प्रोसीजर के भी लेक्चर कंप्लीट नहीं किए, ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज फिर बाद में सब लेक्चर्स आएंगे तो आप किस तरह से कंप्लीट करोगे। ओके, एंड ये कंप्लीट होने के बाद हमारा जो अपील रिवीजन वाला पार्ट है, प्रोसिक्यूशन पेनल्टीज वाला जो पार्ट है, जो दूसरा एक पार्ट है वो भी पेंडिंग है, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। देन TDS TCS छोटे मोटे जो चैप्टर्स हैं जिसका वेटेज 2 से 3 मार्क्स का है एग्जाम में, देन लास्ट हम केस स्टडीज़ करेंगे एंड देन हमारा सिलेबस ओवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ बाकी रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हो, बट वो कंप्लीशन होने के बाद, ठीक है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप मार्क कर सकते हो इम्पॉर्टेंट। ओके, और टफनेस की बात करें तो इतना टफ नहीं है, ओके मॉडरेट है। ओके, और इनकम टैक्स में वैसे भी सारे कॉन्सेप्ट थोड़े आपको टफ ही लगते होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं होती, आप आधा अधूरा समझोगे तो वो आपको टफ ही लगेगा, ठीक है। आप अगर वर्ड का इंटरप्रिटेशन करोगे और क्लियर कट पढ़ोगे तो कुछ भी टफ लगेगा नहीं। नाउ सो स्टार्ट करते हैं कि क्यों इंटरनेशनल टैक्सेशन की ज़रूरत पड़ी होगी। अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं होता तो क्या होता। ओके, तो बस उसी के लिए हम मिले हैं आज कि किस तरह से होगा। आज के लेक्चर में हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो सेकंड पार्ट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पहला वाला जो पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनिशियली हमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करना है, उसका 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 2 सेट आते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। उसमें से कौन सा सेट आएगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि उनका फिक्स है कि ये क्वेश्चन आता है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते थोड़ा कि क्यों इंटरनेशनल टैक्सेशन की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है, तो वो हम थोड़ा समझ लेते हैं पहले, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको। नाउ लेक्चर नंबर 1, ओके, इंटरनेशनल टैक्सेशन। अभी इंटरनेशनल टैक्सेशन को हमें 2 पार्ट में करना है स्पेसिफिकली। अगर आपके सिलेबस की बात करें तो एक जो चैप्टर का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, जो आपने शायद स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सुना होगा कॉस्टिंग के अंदर, वो ट्रांसफर प्राइसिंग अलग है और ये ट्रांसफर प्राइसिंग अलग है। आपको बताऊंगा, वैसे ही आप समझ जाओगे। एंड देन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ओके, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसको आप शॉर्ट में DTAA भी बुला सकते हो। ओके, नाउ तो आज से हम ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, बट अभी हम थोड़ा जनरल आइडिया ले लेते हैं कि इंटरनेशनल टैक्सेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना। तो अभी जैसे ही वर्ड इंटरनेशनल आएगा ना, तो कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि हमें तो इंटरनेशनल टैक्स लॉ पढ़ना है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, और सर इंटरनेशनल वाला लेके आ गए, मतलब पता नहीं क्या करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। तो थोड़ा ब्रेक मारे, अपने आप को ब्रेक मारो। इंटरनेशनल मतलब हमें कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ना है यहाँ पे, हमें इंटरनेशनल टैक्सेशन में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसके अंदर जो इनकम टैक्स लॉ, मतलब इंडियन इनकम टैक्स लॉ का जो रोल है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उन्होंने जो भी इनकम टैक्स प्रोविजंस बनाई हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए, वो हमें डिस्कस करनी है, ना ही कि इंटरनेशनल लॉ हमें कोई पढ़ना है। हमें कोई US का टैक्सेशन लॉ या कनाडा का टैक्सेशन लॉ या यूरोपियन कंट्री का टैक्सेशन लॉ नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम इंडिया का समझ ले, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्यों इतना स्कोप रहा है, तो मान लो कि पहले हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि अगर मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन होता ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं होता, इंडिया में ही नहीं होता, तो क्या होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ नो ट्रांसफर प्राइसिंग, टीपी मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन इन इनकम टैक्स लॉ, मतलब इनकम टैक्स लॉ के अंदर कोई ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविज़न ही नहीं होती तो क्या होता। सो हम ऐसे ही बात करते हैं कि लाइक यूएसए कंपनी है और यहाँ की इंडिया मतलब इंडियन कंपनी, एक यूएसए की एक्स इनकॉर्पोरेशन है और इंडिया का वाई लिमिटेड है। ओके, नाउ अभी हुआ कुछ ऐसे कि यूएस की जो कंपनी थी उन्होंने कुछ गुड्स परचेस किए। ठीक है, कुछ गुड्स क्या किए, परचेस किए। कहाँ से परचेस किए, इंडियन कंपनी से। तो ओके, तो यहाँ पे कुछ गुड्स परचेस किए तो इंडिया के लिए क्या होगा, सेल, और इसके लिए क्या होगा, परचेस होगा। ठीक है, इंडिया के लिए सेल होगा और उनके लिए क्या होगा, परचेस। अभी सेल कितने का किया उन्होंने, तो 30 करोड़ रुपीस का क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे परचेस भी कितने से डेबिट हुआ होगा, 30 करोड़ से ही हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट 10 करोड़ रुपया है आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस सेल, मतलब और भी सेल है बट ये ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल हुआ है, मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, परफॉर्म हुआ है। इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, कौन सा ट्रांजेक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ तो ये इंडिया वाले ने सेल किया हुआ है। नाउ अभी असेसिंग ऑफिसर ने चेक किया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मान लो 1984, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, ये 1984। तो असेसिंग ऑफिसर ने चेक किया, बोले यार इन्होंने सेल जो 30 करोड़ का किया है, सिमिलर क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, ठीक है, ये सब कुछ अगर हम मिलाएं तो ये सेल अगर उसने किसी थर्ड पार्टी को किया होता, थर्ड पार्टी को मतलब अगर उसने कहाँ सेल किया उसका होता, अगर इसको डोमेस्टिकली सेल किया होता तो इसका तो कितना मिलता था यार, 60 करोड़ रुपीस मिलता था। ओके, मतलब 60 करोड़ रुपीस आपको मिल सकता था और इन्होंने यहाँ पे कितना रिकॉर्ड किया है, 30 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये तो गलत बात है। अगर यहाँ पे सेल 60 करोड़ रिकॉर्ड हुआ होता, मतलब मैं यहाँ पे अगर 30 की जगह 60 करोड़ कर दूँ तो आपका 30 करोड़ से क्या हो जाता, सेल बढ़ जाता और यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हो जाता, 40 करोड़ रुपए हो जाता ना आपका प्रॉफिट। ओके, तो इस केस में हुआ क्या, 2 लॉस हुए। ठीक है, एज अ नेशन आप सोचोगे तो आपको 2 लॉस हो रहे हैं। पहला लॉस क्या होगा, एक ये जो 40 करोड़ की जगह कितना हुआ, 40 करोड़ की जगह 10 करोड़ रुपए आपने नेट प्रॉफिट क्या किया। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि अगर उन्होंने यही गुड्स किसी और को बेचे होते तो उनको कितना पैसा मिलता, 60 करोड़, बट इस केस में तो कितना 30 करोड़ रुपीस ही क्या किए, चार्ज किए। तो इससे 2 लॉस, जैसा मैंने बताया आपको कि 2 लॉस होंगे। एक तो नेट प्रॉफिट 40 की जगह कितना आया, 40 की जगह 10 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुआ, तो टैक्स का कलेक्शन तो इसके ऊपर होगा। ओके, पर होना किसके ऊपर चाहिए था, 40 करोड़ रुपीस के ऊपर होना चाहिए था ना। तो इस केस में एक रेवेन्यू लॉस होगा क्योंकि टैक्स का कलेक्शन क्या होगा, तो टैक्स का कलेक्शन भी कम होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि ये जो 60 करोड़ रुपीस है उसकी जगह इंडिया में कितना पैसा आएगा, 30 करोड़ रुपीस ही आएगा, क्योंकि ये यूएसए वाला पेमेंट मान लो कि किस में करता है, अगर यूएस वाला पेमेंट यूएस डॉलर में करता है तो उतना 30 करोड़ रुपीस का इक्विवेलेंट डॉलर कम इंडिया में आएगा, तो अल्टीमेटली फॉरेन करेंसी डेफिसिट भी तो क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो इसलिए उन्होंने एक फिक्स प्रोविजन बनाई हुई है दोनों को टैकल करने के लिए। ओके, तो इस केस में हमें इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होंगे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, उसके अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्म्स लेंथ प्राइस। तो आपको ऐसा होगा कि सर कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करेगी, वाई लिमिटेड क्यों 60 करोड़ के गुड्स 30 करोड़ में बेचेगी, उसको क्या 30 करोड़ रुपीस वो इंडिया में कम रिसीव करके क्या टैक्स का इवेजन करना चाहता है। अगर वो 30 करोड़ रुपीस कम रिसीव करेगा इंडिया में तो गवर्नमेंट को तो 30% देना होता है ना, मतलब
पूरा 30 करोड़ का थोड़ी ना आपको टैक्स देना है, 30 करोड़ का 30% 9 करोड़ रुपए देना है ना, फिर भी आपके 21 करोड़ रुपए का लॉस आपको हो रहा है। तो कोई ऐसा क्यों करेगा, 60 की जगह 30 करोड़ क्यों लेगा, उसका कोई तो खास रीज़न होगा ना। उसकी वजह से थोड़ी ना कि टैक्स पे करना पड़ता है तो मैं किसी से कम पैसा लूँ। आप किसी से पैसा ले रहे हो तो पूरा का पूरा थोड़ी ना सरकार को टैक्स देना होता है। जो पैसा कमाया उसमें से कुछ हिस्सा आपको किसको देना होता है, एज अ टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। ठीक है, तो कोई भी सर ऐसा करेगा क्यों, बिकॉज एक रीज़न है कि ये जो एक्स इनकॉर्पोरेशन और वाई लिमिटेड जो है, ये दोनों कौन सी पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है। कौन सी पार्टी है, रिलेटेड पार्टी। तो ये जो दोनों कंपनी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो जो भी रिलेटेड पार्टी का जो रिलेशनशिप है, उसकी वजह से इस केस में वाई लिमिटेड क्या कर रहा है, तो कम पैसा चार्ज कर रहा है, बिकॉज एक्स इनकॉर्पोरेशन का वाई लिमिटेड के ऊपर किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस हो सकता है, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से प्राइस क्या हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है, और वो प्राइस ऑल्टर हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट भी ऑल्टर हो रहा है, साथ में उतना रेवेन्यू भी इंडिया में क्या आ रहा है, कम आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको एएलपी लगाना है, नहीं, सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे नहीं। जो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुए होंगे, किसके बीच में हुए होंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में हुए होंगे, उसी के अंदर आपको एएलपी लगाना है। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बिटवीन किसके बिटवीन होना चाहिए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो फिर आपको क्या लगाना है, आर्म्स लेंथ प्राइस लगाना पड़ेगा। तो ये आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है, तो वन कैन से दैट द आर्म्स लेंथ प्राइस इज सर फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले तो वो 60 करोड़ लिया, तो वो तो थर्ड पार्टी से, तो फेयर मार्केट वैल्यू। क्या आर्म्स लेंथ प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू होता है, कि फिर एक लैंडेड प्राइस होता है, लैंडेड प्राइस, ओके, लैंडेड प्राइस चार्ज फ्रॉम अनरिलेटेड एंटरप्राइज, मतलब ऐसी एंटरप्राइज जो आपके साथ किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अनरिलेटेड एंटरप्राइज, उसके अंदर से आपको क्या करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ओके, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जियोग्राफिकल एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे, वो हम बाद में देखेंगे जब सेक्शन 92 हम स्टार्ट करेंगे तब। तो कुछ अकाउंटिंग और ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस। समझ में आ रहा है। तो क्या आर्म्स लेंथ प्राइस एफएमवी हो सकता है, इन सम केस हो सकता है, बट नॉट इन एवरी केस। तो आर्म्स लेंथ प्राइस एफएमवी नहीं हो सकता। एक लैंडेड प्राइस होता है जो आपने किससे चार्ज किया होगा, फ्रॉम द थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी क्या होनी चाहिए, अनरिलेटेड होनी चाहिए। उसके अंदर कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ओके, अभी ये इसी एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। 60 करोड़ रुपीस आपने किससे चार्ज किया हुआ है, डोमेस्टिक सेल किया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम जेड लिमिटेड। ठीक है, जेड लिमिटेड नॉट रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेटेड नहीं है, वाई लिमिटेड के साथ रिलेटेड नहीं है। समझ में आ गया। तो ये जेड लिमिटेड वाली जो प्राइस होगी, तो जेड लिमिटेड वाली प्राइस कितनी है, 60 करोड़। तो उसी को हम लैंडेड प्राइस कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे मैं 60 करोड़ ले लेता हूँ। ओके, बट अभी हुआ क्या, जो गुड्स हमने किसको ट्रांसफ़र किया, यूएसए वाली पार्टी को, मतलब जो गुड्स हमने किसको बेचा, एक्स इनकॉर्पोरेशन मतलब यूएसए, और जो गुड्स हमने जेड लिमिटेड को बेचा जो कहाँ पे है, इंडिया। ये कौन सी पार्टी है, ये रिलेटेड है और ये अनरिलेटेड पार्टी है। ओके, इसको जो गुड्स बेचा और इसको जो गुड्स बेचा, ये विदाउट वारंटी वाला था, ये विदाउट वारंटी वाला था, और ये विथ वारंटी वाला है। तो अब विथ वारंटी वाले की तो प्राइस ज़्यादा ही होगी ना। तो अभी आपको इस वैल्यू को बेस लेकर इस वैल्यू तक पहुंचना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ, मतलब व्हाट कुड हैव बीन द प्राइस इफ देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस कंपनी एंड द इंडियन कंपनी, मीन्स द एक्स इनकॉर्पोरेशन एंड द वाई लिमिटेड। तो ये 60 करोड़ में से जो मैं वारंटी वाला पोर्शन है उसको हटा दूंगा, तो वारंटी वाला पोर्शन हटा दो, तो मान लो वारंटी है कितनी, तो 5 करोड़। तो ये आपने एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, अभी जेड लिमिटेड को हम, जो ये जेड लिमिटेड है, इसको मैं कनाडा कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अभी जेड लिमिटेड को जो गुड्स मैं बेचता था, ओके, वो सीआईएफ बेसिस पे था। कौन से बेसिस पे, सीआईएफ बेसिस। आपको पता ही है सीआईएफ बेसिस क्या होता है। एनएक्स इनकॉर्पोरेशन को जो बेचा वो एफओबी बेसिस पे होगा। तब ये सीआईएफ के अंदर तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट भी इंक्लूड है, तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंक्लूड है, पर इसमें नहीं है,
तो अगर आप इसको बेस लेके चलोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इस केस में आपको इंश्योरेंस एंड फ्रेट का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मान लो वो कितना है, 10 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अपने 2 करोड़ रखते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, जियोग्राफिकल एडजस्टमेंट कर दिया। तो इस केस में आपकी ALP कितनी होगी, 53 करोड़। ना व्हाट इज एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है, तो एक्चुअल में आपने कितना ट्रांजेक्शन प्राइस चार्ज किया, 30 करोड़। एंड आर्म्स लेंथ प्राइस कितना है, तो आर्म्स लेंथ प्राइस इस केस में कितना है, 53 करोड़। तो 23 करोड़ रुपीस इंक्रीज इन क्या होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो ये 23 करोड़ रुपीस पे आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। ठीक है, आपको मैंने इनिशियल लेक्चर में बताया था कि आप इनकम टैक्स किसके ऊपर पे करते हो, तो आप इनकम टैक्स अर्न इनकम पे करते हो। अर्न इनकम मतलब जो पैसा आपने कमाया उसके ऊपर पे करते हो, कि टैक्सेबल इनकम पे करते हो। तो इनकम टैक्स के अंदर आपको टैक्स किसके ऊपर पे करना होता है, अर्न इनकम पे नहीं पे करना होता है। आपको किसके ऊपर पे करना होता है, टैक्सेबल इनकम। क्योंकि अर्न इनकम तो देखने जाए तो उसने अर्न तो कितना किया, तो उसने अर्न तो 30 करोड़ रुपीस पे जो प्रॉफिट आया वही अर्न किया है ना। ठीक है, तो अर्न इनकम पे इनकम टैक्स नहीं पे करना होता है, टैक्सेबल इनकम पे करना। जैसे आपकी सैलरी लाइक यू, आप थोड़े टाइम में CA में बन गए और आपका जॉब लग गया अच्छा खासा, ठीक है, 20-25 लाख रुपए पैकेज है आपका, तो 25 लाख रुपए आपका इनकम है, तो सैलरी इनकम है, तो 25 लाख रुपए अर्न किया ना आपने। बट क्या टैक्स आप 25 पे करते हो, 25 लाख में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का, ATC का डिडक्शन मिलेगा, वो मिलेगा, सब कुछ माइनस करके आपको 20 लाख पे टैक्स देना पड़ता है मान लो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो इसको एक और भी नाम हम दे सकते हैं, जो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आएंगे। अभी ये जो रिलेटेड पार्टी वर्ड है वो रिलेटेड पार्टी वर्ड अकाउंटिंग वर्ड है। ओके, तो इनकम टैक्स में उन्होंने वर्ड यूज़ किया एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ओके, तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज मतलब एक एंटरप्राइज का दूसरे एंटरप्राइज पे क्या है, इन्फ्लुएंस है, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से प्राइस भी क्या हो रही है, ऑल्टर हो रही है, और वो प्राइस ऑल्टर हो रही है उसकी वजह से रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, कम रिकॉर्ड हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी लोअर रिपोर्ट हो रहा है। तो इस केस में हम नेट प्रॉफिट को उसके अप्रोप्रिएट लेवल तक ला देंगे, सो दैट वी कुड चार्ज द टैक्स ऑन द इनकम विच इज द, ऐसे बोल सकते हैं कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मिलावट ना हो। ठीक है, मतलब किसी भी टाइप का ऐसा कोई इन्फ्लुएंस वगैरह हुआ होगा और उसकी वजह से प्रॉफिट अल्टर हुआ है, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गया, ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये भी थी कि रेवेन्यू भी तो कम आ रहा है इंडिया में, उतना डॉलर कम आएगा, तो अगर उतना डॉलर कम आएगा तो फिर उसके से फॉरेन करेंसी डेफिशिएंट भी बढ़ेगी। उसका बहुत ही अच्छा एक प्रोविज़न उन्होंने बनाया, बट अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको आप एक नाम दे सकते हो, कॉल्ड प्रॉफिट शिफ्टिंग। प्रॉफिट शिफ्टिंग मैंने शायद आपको फिजिकल लेक्चर में भी बताया होगा। प्रॉफिट शिफ्टिंग मतलब क्या होता है कि आपने जो टैक्सेबल कंट्री थी वहां से प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया ऐसी कंट्री में जहां पे दो चीजें हो सकती है, जहां पे या तो टैक्स हेवन है, मतलब टैक्स फ्री कंट्री है, या तो रिलेटिवली बहुत कम टैक्स है उस कंट्री के अंदर, मतलब लोअर टैक्स रेट कंट्री, मतलब वहां पे टैक्स रेट्स क्या है, काफ़ी कम है। तो आप ऐसी जगह पे अपना प्रॉफिट क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपना फोकस उसके ऊपर सेंटर किया और उन्होंने सोचा कि अगर हमने ये इसको टैकल करने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाया तो इस केस में तो इंडिया का जो भी प्रॉफिट होगा वो शिफ्ट कहाँ पे होगा, तो वो टैक्स फ्री कंट्री में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो इंडिया में 30% टैक्स लगता है और किसी और कंट्री में 10% लगता है, तो हम हमारा पूरा प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट कर देंगे, ऐसी कंट्री में जहाँ 10% टैक्स होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए उन्होंने पूरा एक गेम चेंज ही कर दिया और उन्होंने सोचा कि इस केस में हमें ALP लगाना पड़ेगा। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल टैक्स ट्रांजेक्शन हुआ तो उस केस में आपको ALP लगाना ही है, मैं ऐसा कहीं नहीं बोल रहा हूँ। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा और अगर किसके बीच में होगा, एसोसिएट एंटरप्राइज होगा, तो ही आर्म्स लेंथ प्राइस क्या करनी है, अप्लाई। अगर मान लो कि ये दोनों रिलेटेड होते ही नहीं, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये X इनकॉर्पोरेशन एंड Y इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड होते ही नहीं, तो क्या Y लिमिटेड 30 करोड़ रुपीस लेता उससे, कि जो मार्केट प्राइस चलता है वो 60 करोड़ ही लेता ना, तो उस केस में वो थोड़ी ना 30 करोड़ रुपीस लेता।
समझ में आ रहा है? रिलेटेड पार्टी थी इसलिए तो फिर हमने कितना लिया उससे, 30 करोड़ रुपीस लिया। और एक्स इनकॉर्पोरेशन का मान लो वाई लिमिट के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अभी इन्फ्लुएंस का 13 कैटेगरी उन्होंने बताई सेक्शन 92 में, जो अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना वो तो बहुत बेसिक है। आपको 13 कैटेगरीज बताई कि ये कैटेगरीज होगी और ये कंडीशंस होगी, तो उस केस में वो एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। सर कंट्रोल, अरे कंट्रोल तो मिनिमम है। कंट्रोल मान लो कि आपका एक्स इनकॉर्पोरेशन इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, तो वो तो ऑन पेपर दिख रहा है ना कि रिलेटेड है। बट कभी कभी क्या होता है, सब्सटेंस में रिलेटेड होते हैं पर ऑन पेपर रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक्स इनकॉर्पोरेशन ने वाई लिमिटेड को कुछ इंटेलेक्चुअल राइट दिए हैं, ठीक है, तो इन दैट केस मान लो एक्स इनकॉर्पोरेशन ने वाई लिमिटेड को एक टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड किया था, तो इस केस में एक्स इनकॉर्पोरेशन का वाई लिमिटेड के ऊपर भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। मान लो कि एक्स इनकॉर्पोरेशन वाई लिमिटेड को 90% रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, जिसका कोई मार्केट में सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, तो भी वो इन्फ्लुएंस ही हुआ, वन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो अकाउंट्स का जो है वो तो लेना ही है, इन एडिशन टू दैट सब्सटेंस में भी देखना पड़ेगा। अगर सब्सटेंस के अंदर भी क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, तो भी हम क्या करेंगे, ALP लगा देंगे, ठीक है। तो आर्म्स लेंथ प्राइस इसलिए इतना इंपॉर्टेंट रहता है। आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं होता तो मैंने जैसा आपको बताया प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट हो जाता, ऐसी कंट्री में जहाँ पे टैक्स क्या है, काफ़ी कम है, या तो फिर टैक्स है ही नहीं। याद रहेगा, तो ये आपको समझ लेना है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। से फॉर द एग्जाम्पल, ए लिमिटेड कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी। अभी उनका किसका बिजनेस है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, EO यूनिट नहीं है, ठीक है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है। एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सेक्शन 10AA एज वेल, तो उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। और कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, तो USA के अंदर, ओके। तो उन्होंने सोचा कि 100 करोड़ रुपीस का सेल होता है हमारा एवरी ईयर, एक्सपेंस कितना है, तो एक्सपेंस हमारा 40 करोड़ है, तो 60 करोड़ रुपीस हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही समझने के लिए करना, 60 करोड़ का 30% करेंगे तो 18 करोड़ रुपीस टैक्स आएगा, प्लस 1 करोड़ मैं एक्स्ट्रा और ऐड कर देता हूँ सरचार्ज और उन सब का, तो 19 करोड़ रुपीस क्या आ रहा है, टैक्स आ रहा है। ये 1 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड किया तो वो मैंने ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं लिए, तो आप कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। तो USA में वो बेचता है, तो अभी उसने सोचा यार ये 19 करोड़ रुपीज़ है, ये अननेसेसरी क्या जा रहा है, टैक्स जा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना। ये A लिमिटेड और USA में जो भी सप्लाई हुआ वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ था, अनरिलेटेड पार्टी, URP। तो URP पे हुआ होगा तो नो TP मतलब नो ट्रांसफर प्राइसिंग, ओके, कोई भी ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविज़न नहीं लगेगी। तो A लिमिटेड ने काफ़ी खुराफाती आइडिया लगाया और उसने सोचा कि ये 19 करोड़ रुपीस जो टैक्स पे करते हैं ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ओके। तो A लिमिटेड ने क्या किया, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, ओके, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, ठीक है, किसी एक्स कंट्री के अंदर, मान लो किसी एक्स कंट्री के अंदर उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की जहाँ पे टैक्स फ्री है, मतलब वहाँ टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। और एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की कॉल्ड B इनकॉर्पोरेशन, ओके, विच इज़ 100% सब्सिडरी कंपनी ऑफ A लिमिटेड, ठीक है। तो 100% सब्सिडरी कंपनी है ऑफ A लिमिटेड। अभी A लिमिटेड के पास इसके 100% शेयर्स हैं, तो अभी A लिमिटेड ने क्या स्टार्ट किया, तो A लिमिटेड ने सेल करना स्टार्ट किया। वो अभी सेल डायरेक्टली USA को नहीं करता है, बट अभी वो सेल किसको करेगा, तो अभी वो सेल करेगा तो सेलिंग प्राइस, तो सेल उसने किया टैक्स फ्री कंट्री को, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 40 करोड़ रुपीस है, ठीक है। तो ये 40 करोड़ रुपीस सेलिंग प्राइस हो गया। अभी ये जो कंट्री हमने, ये जो एक्स कंट्री के अंदर हमने जो ये कंपनी बनाई थी, अभी ये USA वाले को सेल करेगा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो इसका सेलिंग प्राइस हम रख देते हैं 100 करोड़, ठीक है।
तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 40 करोड़ है, तो 40 माइनस हम एक्सपेंस करेंगे तो 40 करोड़ ही होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया, 0, नील। यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 100 करोड़, इसमें से हम परचेस प्राइस माइनस करेंगे जो उससे वहाँ से हुआ है, तो एक्सपेंस कितना हुआ है यहाँ पे 40, तो 60 करोड़ ये आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है। तो इस केस में हुआ क्या, प्रॉफिट रिकॉर्ड कहाँ हुआ, एक्स कंट्री के अंदर प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ, तो यहाँ पे इनकम आया, कितना इनकम आया, 60 करोड़। तो इस पर टैक्स कितना आएगा, तो टैक्स इसके अंदर आएगा 0। यहाँ पे कितना टैक्स है, यहाँ पे टैक्स कितना है, तो यहाँ पे टैक्स तो 30% है, टैक्स तो यहाँ पे 30% है, ठीक है, लेकिन इनकम क्या है, तो इनकम 0 है। ओके, तो ये क्या हुआ, गवर्नमेंट बोले ये बहुत गलत हुआ। इस केस में ये जो ट्रांजैक्शन था, पूरा का पूरा जो प्रॉफिट इंडिया में हो रहा था वो क्या कर दिया उन्होंने, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो सर इसमें ए लिमिटेड के शेयर होल्डर चिल्लाएंगे नहीं, तो अभी ए लिमिटेड एंड एक्स इनकॉर्पोरेशन का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, क्या बनेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। तो उसके अंदर प्रॉफिट तो कितना दिखेगा, 60 करोड़ दिखेगा ना, हाँ या ना, कंसोलिडेटेड में तो 60 करोड़ दिखेगा। समझ में आ रहा है। स्टैंड अलोन में कितना दिखेगा, तो स्टैंड अलोन के अंदर ए लिमिटेड का 0 प्रॉफिट दिखेगा, बट कंसोलिडेटेड में कितना दिखेगा, 60। ओके, बट अगर मान लो कि हमने सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं की होती तो हम स्टैंड अलोन पे कितना दिखाते, तो स्टैंड अलोन में ए लिमिटेड का कितना दिखाते हैं, तो 60 करोड़ प्रॉफिट था, उसमें से 19 करोड़ टैक्स पे किया, मतलब 41 करोड़ रुपीज़ का क्या होगा, स्टैंड अलोन में प्रॉफिट होगा। और कंसोलिडेट में कितना आ रहा है, 60। तो अभी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किस में से करेगी, 60, और यहाँ पे किस में से करेगी, 41 पे। तो शेयर होल्डर को क्यों बुरा लगेगा, इसको तो कंसोलिडेट प्रॉफिट से मतलब है ना। ओके, लेकिन बुरा किसको लगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बोले यार तुम ऐसा नहीं कर सकते, देश के प्रति आपकी कोई जवाबदारी बनती है कि नहीं बनती है। आपने ये तो प्रॉफिट पूरा का पूरा क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, आपने प्रॉफिट सेंटर किसी और कंट्री को बना दिया। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, नाउ द ए लिमिटेड, ध्यान से सुनिएगा, नाउ द ए लिमिटेड एंड बी इनकॉर्पोरेशन आर द रिलेटेड पार्टी। कंट्रोल में तो रिलेटेड है ना, तो एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन द ए लिमिटेड एंड द बी इनकॉर्पोरेशन इज सब्जेक्ट टू व्हाट, इज सब्जेक्ट टू ALP। तो इस केस में हम ALP अप्लाई करेंगे और जो भी प्रॉफिट आता होगा उसके ऊपर हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। याद रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आया। अगर ये नहीं होता तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। जैसे जैसे आगे आएंगे, मतलब जब चैप्टर में आएंगे तब हम देखेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए क्या होता है, ALP किस तरह से कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो वो सब कुछ हमें उसके अंदर देखना है। तो अभी यहाँ तक रखते हैं हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग का जो प्रोविज़न था वो। अभी हम स्टार्ट करते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, नाउ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट मतलब क्या होता है। से फॉर द एग्जांपल, एक फनी एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि से फॉर द एग्जांपल चेतन, ठीक है, चेतन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, अभी उनके काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स है आउटसाइड इंडिया भी, तो उनको इंडियन इनकम भी हुआ है एंड फॉरेन इनकम भी हुआ है। ओके, तो इंडियन इनकम कितना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा खासा अर्न करता है, 24 लाख रुपीज़ अर्न हुआ है। और ये फॉरेन के अंदर उनका कितना इनकम हुआ है, तो फॉरेन के अंदर भी अच्छा खासा इनकम अर्न हुआ है, 30 लाख रुपीज़। ठीक है, सो उनका टोटल इनकम कितना है, तो उनका टोटल इनकम होगा 54 लाख रुपीज़। तो 54 लाख रुपीज़ उन्होंने इनकम क्या किया हुआ है, अर्न किया हुआ है। नाउ आपको पता होगा बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में आपने किया होगा इंटरमीडिएट लेवल पे, तो 3 टाइप के स्टेटस होते हैं इंडिविजुअल के। एक होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर किसी को ये देखना है तो मुझे बोलना, इसका वीडियो लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता इतनी कोई खास ज़रूरत होगी। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट,
तो उसको इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम दोनों ही क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उसको कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, तो उसको इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम नहीं होती बट कुछ सिलेक्टेड केसेस हैं उसमें होती है टैक्सेबल, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ अभी। देन नॉन रेसिडेंट, तो नॉन रेसिडेंट को सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चेतन है कौन, तो चेतन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। तो उन्होंने 24 लाख रुपीज़ प्लस 30 लाख रुपीज़ का इनकम किया हुआ है, टोटल इनकम उनका इतना है, ओके। अभी टोटल इनकम मतलब इसको मैं लिख देता हूँ, ये कौन सी इनकम है, टैक्सेबल इनकम ही है। अभी इनको टैक्स पे करना पड़ता है, तो टैक्स उन्होंने पे किया, तो टैक्स हम मान लो कि कितना पे करेंगे, तो टैक्स अप टू ₹10 लाख, तो टैक्स आएगा 1,12,500। अबाउ 10 लाख कितना इनकम है, अबाउ 10 लाख, इसको कम कर देता हूँ ताकि सरचार्ज का कोई प्रॉब्लम ना रहे, 20 लाख कर देता हूँ, तो यहाँ पे टोटल इनकम हो जाएगी 44 लैक्स, ओके। नाउ अबाउ 10 लाख कितना इनकम है, तो अबाउ 10 लाख 34 लाख रुपीज़, तो 34 लाख का 30% करना है हमें, 34 लाख का 30% कितना हुआ, 10,20,000 प्लस 1,12,500, मतलब 11,32,500, ये उनका टैक्स हुआ, ओके। सरचार्ज नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, 4% सेस, तो सरचार्ज आपको लिखना तो है, अमाउंट की वैल्यू में नहीं लिखना है, पर मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इन दोनों का टोटल करेंगे 11,32,500, तो उनका टोटल टैक्स है 11,77,800। इतना टैक्स उनको क्या करना है, पे करना है, ठीक है। ये हम ऐसे भी करते हैं, नॉर्मल इंटरमीडिएट स्टूडेंट होंगे तो ऐसा ही करेंगे, ठीक है। लेकिन फाइनल लेवल पे आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी, तो रिलीफ किस तरह से मिलेगी, ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हुआ क्या, चेतन थोड़ा मायूस सा है, ठीक है। क्यों मायूस है, अभी चेतन इसमें थोड़ा मायूस हो गया, क्यों हुआ, तो ऐसे ही मान लो कि हम बात करते हैं। अभी जिस कंट्री में ये इनकम उन्होंने किया था उस कंट्री ने भी तो टैक्स लिया होगा ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई नॉन रेसिडेंट आके इनकम करके जाता है तो इंडियन इनकम पे नॉन रेसिडेंट को टैक्स पे करना होता है, तो जैसे इंडिया में टैक्स लिया होगा तो वैसे फॉरेन वालों ने भी तो टैक्स लिया होगा, उन्होंने थोड़ी ना छोड़ा होगा उनको। तो ये जो भी फॉरेन इनकम उनको हुई है, हाँ, ये जो भी फॉरेन इनकम उनको हुई है कितनी, 20 लाख रुपीज़, उस पर 30% टैक्स ले चुके हैं वो, ओके। तो 6 लाख रुपीज़ पे टैक्स आ गया होगा, ठीक है। ये आपने टैक्स कहाँ पे किया, तो फॉरेन के अंदर आपने ये टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है। अभी उसी इनकम पे इंडिया में भी टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स इन इंडिया ऑन सच इनकम, तो उस इनकम पे भी इंडिया में क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 20 लाख रुपीज़ पे इंडिया में भी कितना टैक्स पे किया, तो ऐसे भी उसकी इनकम 10 लाख से तो ज़्यादा ही थी, तो कुछ भी ऐड करूँगा, 10 रुपये भी ऐड करूँगा तो भी 3 रुपये देना पड़ेगा। तो इस केस में यहाँ पे इंडिया में भी कितना 30%, तो ये कितना हुआ 6 लाख, तो 6 लाख प्लस 6 लाख, उसने 20 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स पे किया, 12 लाख रुपीज़, उसमें मैंने सरचार्ज या सेस तो कुछ ऐड ही नहीं किया। तो ये क्या हो गया, अभी इस केस में चेतन ने बोला कि नेक्स्ट टाइम से फॉरेन इनकम करना ही बंद, इससे बैठा घर पे आराम करो। समझ में आ गया, ये फॉरेन इनकम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 20 लाख कमाओ उसमें 12 लाख रुपए तो टैक्स देना पड़ता है, घर पे कितना लेके जाऊँगा, 8 लाख, ठीक है। इससे बेहतर है कि कुछ कमाना ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना टेंशन लो, यहाँ से वहाँ भागो और लास्ट में घर में कितना लेके जाओ, तो 8 लाख लेके जाओ। इससे बेटर है कि हम क्या करते हैं, घर पे ही आराम करते हैं, वैसे भी कोरोना चल रहा है अभी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि फॉरेन इनकम हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर सब की ऐसी अभी तो खांसी आती है तो भी लगता है कि कुछ हो तो नहीं गया है, ठीक है। सो आप टेंशन मत लेना, सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगा मैं, ठीक है। मतलब ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट करके घर जाऊंगा यूँ। नाउ
सो आपको ऐसा लगेगा कि सर सबकी ऐसी सोच होने लगी, फॉरेन इनकम में सबकी ऐसी सोच होने लगी कि घर पे बैठ के आराम करते हैं, तो फिर उस केस में तो ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन की जो इफ़ेक्ट होगी वो तो चली जाएगी ना। इसलिए उन्होंने कहा कि वी हैव टू गिव द रिलीफ टू द पर्सन जिसके पास क्या होता है फॉरेन इनकम, और उसने फॉरेन इनकम के ऊपर ऑलरेडी क्या कर दिया है, टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कहाँ कहाँ उन्होंने टैक्स पे किया हुआ है। सो वो करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि कोई भी कंट्री टैक्सेशन किस तरह से लेती है। ओके, तो टैक्स चार्ज, ठीक है, करने के लिए कितनी सिस्टम होती है, तो दो, मैंने आपको शायद ये फिजिकल लेक्चर में बताया होगा। पहले आपको टैक्स लेना है कौन से रूल से, सोर्स रूल से। ठीक है, अगर सोर्स रूल से बात नहीं बनती है तो फिर आपको कौन से रूल से टैक्स लेना पड़ेगा, तो रेसिडेंट रूल से लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले सोर्स रूल से लेना है, अगर नहीं बात बन रही है तो रेसिडेंट रूल से लेना है। तो थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है, इन डिटेल के क्यों सर ये सोर्स रूल एंड रेसिडेंट रूल आप किस तरह से बताना चाहते हो। तो सोर्स रूल मतलब जिस कंट्री में इनकम का क्या हुआ होगा, जनरेशन हुआ होगा, मतलब इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो जिस कंट्री में उस इनकम का आपको बर्थ प्लेस मिलेगा, ठीक है, वो कंट्री उसके ऊपर टैक्स की क्या करेगी, लीवी करेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मान लो कि अगर इंडिया में सोर्स हुआ होगा, ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई कैपिटल असेट ट्रांसफ़र की है, ट्रांसफ़र बाय मिस्टर एक्स, ठीक है, जो इंडिया के क्या है, तो इंडिया के क्या है, नॉन रेसिडेंट। ओके, अभी कैपिटल असेट ट्रांसफर बाय मिस्टर एक्स, अभी कैपिटल असेट लोकेटेड कहाँ था, तो कैपिटल असेट लोकेटेड इन इन कहाँ पे है, तो इन मुंबई। ओके, तो अभी ये मुंबई में ना प्रॉपर्टी, तो उसमें से जो भी कैपिटल गेन हुआ होगा उस पर टैक्स कहाँ लगेगा, उसके ऊपर टैक्स तो इंडिया में लगेगा ना, हाँ या ना, तो इंडिया में टैक्स लगेगा। तो इस केस में हम सोर्स रूल से क्या ले रहे हैं, टैक्स। हम कहीं पे भी मिस्टर एक्स का स्टेटस नहीं देख रहे कि क्या वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो पहले आपको सोर्स रूल चेक करना है। मतलब मान लो कि कोई व्यक्ति इंडिया में आके जॉब करता है तो सोर्स कहाँ से हुआ, इंडिया से। मान लो कि कोई व्यक्ति आके इंडिया में बिजनेस करता है तो सोर्स कहाँ से हुआ, इंडिया में। तो पहले हमें सोर्स रूल से चेक करना है कि क्या सोर्स रूल से टैक्स आ सकता है, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर सोर्स इंडिया में होगा ना तो हम उससे क्या ले लेंगे, टैक्स। बट अगर मान लो सोर्स रूल से बात नहीं बनती है तो आपको जाना है रेसिडेंट रूल पे। तो रेसिडेंट रूल में जाना है, इसका सेक्शन में बता देता हूँ। ये है सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और ये है सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो रेसिडेंट रूल से हमें क्या लेना पड़ेगा, टैक्स लेना है। तो रेसिडेंट रूल किस तरह से हम टैक्स लेंगे, तो आपको पता होगा, इंटरमीडिएट पे आपने किया होगा। अगर कोई फॉरेन इनकम होती है तो फॉरेन इनकम के अंदर ऑब्वियस है ना कि सोर्स कहाँ से हुआ होगा, आउटसाइड इंडिया से हुआ होगा। तो अगर कोई फॉरेन इनकम होती है, और अगर वो फॉरेन इनकम किसको होती है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को होती है, तो वो फॉरेन इनकम इंडिया में क्या होता है, टैक्सेबल इन इंडिया। तो हमने कैसे टैक्स लिया, हमने सोर्स रूल से टैक्स लिया कि हमने रेसिडेंट रूल से टैक्स लिया, तो हमने रेसिडेंट रूल से क्या लिया हुआ है, टैक्स लिया हुआ है। समझ में आ रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सोर्स रूल एंड रेसिडेंट रूल। तो ये आपको अभी क्यों समझाया, क्यों, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, तो जब भी हमें टैक्स ट्रीटीज पढ़नी पड़ेगी, जो एग्रीमेंट होते हैं ना वो भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। एग्जाम में आपको एग्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, मतलब एक जो एग्रीमेंट का एक उन्होंने आर्टिकल उठा के आपको दे दिया है, ये आर्टिकल आपको पढ़ना है कि इस आर्टिकल में जो लिखा होगा उसके मुताबिक रिलीफ मिलेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि उसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा एंड हम किस तरह से उसके अंदर डील करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार आप सुनोगे, ठीक है, तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी टैक्स की टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी, मेरे हिसाब से इजी, अगर आपने एक बार ये सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या किए, इंटरनेशनल टैक्सेशन के कंप्लीट किए, तो आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं इसके लिए अलग से ले लेता हूँ।
DTAA, ओके ना, स्टार्ट करते हैं। अभी क्या होता है जैसे DTAA मतलब एक बात तो पक्की है कि क्या हो रहा है, अगर हम DTAA पढ़ रहे हैं तो हो क्या रहा है, डबल टैक्सेशन कहीं ना कहीं तो हो रहा है, ठीक है। तो अगर डबल टैक्सेशन होगा तब जाके तो हम रिलीफ देंगे ना, ओके। सो किस तरह से रिलीफ मिलेगी, तो डबल टैक्सेशन हो रहा है तो रिलीफ किस तरह से मिलेगा, ठीक है, वो अभी हमें समझना है। तो रिलीफ के अंदर दो टाइप की रिलीफ उन्होंने दी हुई है, ओके। तो एक होती है कौन सी रिलीफ, तो एक होगी कौन सी रिलीफ, तो बायलेटरल, मतलब एक रिलीफ होगा बायलेटरल, ठीक है, ये बायलेटरल रिलीफ, एंड एक होगा कौन सा, तो एक होगा यूनिलेटरल। ठीक है, तो हमें दोनों समझना है कि यूनिलेटरल क्या होता है एंड बायलेटरल क्या होता है। तो बायलेटरल रिलीफ मतलब क्या होगा कि दोनों कंट्री के बीच में क्या होगा, ट्रीटी, मतलब दोनों कंट्री जहाँ से इनकम आपने कमाई है और जिस कंट्री के आप रेसिडेंट हो, उन दोनों कंट्री के बीच में क्या होगा, ट्रीटी, ओके, जिसको आप क्या बोल सकते हो, टैक्स ट्रीटी भी बोल सकते हो, ओके, जिसको लेमन टर्म्स में क्या कहा जाता है, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ओके। तो दोनों कंट्री के बीच में क्या होगा, ट्रीटी। तो अगर ट्रीटी होगा तो आपको रिलीफ कैसे मिलेगा, एज पर ट्रीटी मिलेगा, ओके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बायलेटरल रिलीफ कब मिलेगा, जब दोनों कंट्री, मतलब ये जो चेतन ने जो इनकम अर्न की थी, तो चेतन ने जिस कंट्री लाइक यूएसए से, हमने चेतन ने इनकम यूएसए से अर्न की है, तो यूएसए के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या होना चाहिए, टैक्स ट्रीटी होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये आपको समझना है कि टैक्स ट्रीटी इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तब जाके उनको बायलेटरल रिलीफ मिलेगा। बट मान लो कि चेतन ने ऐसी जगह जाके इनकम की जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनके साथ कोई भी टैक्स ट्रीटी नहीं है, कोई भी ऑफिशियल टैक्स ट्रीटी नहीं है, तो इन दैट केस उनको रिलीफ कैसे मिलेगा, एज पर द यूनिलेटरल रिलीफ, ठीक है। तो यूनिलेटरल रिलीफ मतलब जो एक यूनिवर्सल रूल होता है उसके मुताबिक आपको रिलीफ मिलेगा। समझ में आ रहा है, ओके। अभी इसके सेक्शन में बता देता हूँ। यूनिलेटरल रिलीफ के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन कौन सा, 91, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 91 आपको पढ़ना है। एंड बायलेटरल रिलीफ के लिए आपको दो सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, ओके। एक है सेक्शन 90 और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है सेक्शन 90A। ये सेक्शन 90 है कन्वेंशनल बायलेटरल ट्रीटी, मतलब ये मैं लिख देता हूँ कन्वेंशनल ट्रीटी, एंड सेक्शन 90A स्पेसिफिक ट्रीटी। स्पेसिफिक ट्रीटी मतलब ओनली सम और स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट पे उनका क्या हो सकता है, ट्रीटी हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कतार गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, तो कतार गवर्नमेंट के साथ सिर्फ ऑयल का टैक्स ट्रीटी है, ठीक है, ऑयल का है एंड देयर सम नेचुरल एक्सप्लोरेशन, उसका ही ट्रीटी है। तो पूरा कन्वेंशनल ट्रीटी नहीं है, सब एंगल पे बात नहीं है, सिर्फ दो तीन चीज़ें उसके ऊपर ही बात है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, तो उनके साथ जो भी टैक्स ट्रीटी है उनका डिफेंस का टैक्स ट्रीटी है, मतलब जो भी डिफेंस कंपनी होगी, जो भी गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के साथ डील करेगी, तो उनके साथ डिफेंस का हमारा टैक्स ट्रीटी है, मतलब कन्वेंशनल नहीं है। बट अगर आप बात करोगे यूएसए, कनाडा, जापान, ठीक है, एंड सम ऑफ द यूरोपियन कंट्री लाइक जर्मनी, तो उनके साथ हमारा कन्वेंशनल टैक्स ट्रीटी है, ओके। कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जिनके साथ हमारा कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, ठीक है। तो टैक्स ट्रीटी नहीं है तो इस केस में ऐसा नहीं कि अगर आपने वहाँ पे जाके इनकम अर्न की होगी तो हम आपको एलियन ट्रीट करेंगे और आपसे दोनों जगह टैक्स देंगे, ऐसा नहीं है। तो उस केस में आपको यूनिलेटरल रिलीफ मिलेगा एज पर सेक्शन 91 के मुताबिक। समझ में आया? किसी स्टूडेंट को अंदर से आंसर आया होगा, सर ने जैसे यूनिलेटरल वर्ड यूज़ किया तो सर पाकिस्तान कहाँ आता है, ठीक है। तो देखो पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने एनजेए में डाला हुआ है। एनजेए मतलब नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया, सेक्शन 94A में हम देखेंगे, ओके। तो एनजेए में डाला हुआ है, तो अगर आपने वहाँ के कोई भी कंपनी या वहाँ के कोई भी सिटीजन के साथ अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया होगा तो उस केस में तो ALP लग ही जाएगा। इवन इफ रिलेशन नहीं है तो भी ALP लग जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, ALP कब लगता है, जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, बट बिटवीन किसके बिटवीन होता है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तब जाके ALP लगाना होता है।
बट पाकिस्तान वालों के साथ किया तो ALP छोड़ो, सॉरी रिलेशनशिप छोड़ो, उनको सीधा ऐसे ही ट्रीट करो कि सब लोग रिलेटेड है, तो उनके साथ ALP का ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। ओके, तो वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो ये बायलैटरल रिलीफ किस तरह से सर, अगर दोनों ट्रीटीज़ होती है तो दोनों गवर्नमेंट किस तरह से ट्रीटी को साइन करेगी। चलो अपने ट्राई करते हैं कि ट्रीटी के अंदर जो इनिशियल फ्रेमिंग होगा वो किस तरह से होगा। ओके, ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना हो तो सिर्फ सम कर सकते हैं और हर सम का आंसर आएगा, वैसी गारंटी मेरी है। ओके, बट बिना दिमाग दौड़ाए आंसर लाना रोबोट जैसा होता है, ठीक है। तो हमें पहले समझना है कि कैसे आंसर आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ना। ट्रीटी साइन करते हैं, मतलब साइन नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ ऐसे ही फ्रेमिंग करते हैं ट्रीटी का थोड़ा बहुत। ओके, तो मान लो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, एंड यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी वो दोनों कंट्रीज, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, टैक्स ट्रीटी हो रहा है। तो ये दोनों एक टैक्स ट्रीटी के ऊपर साइन कर रहे हैं। ओके, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, MOU, ठीक है। तो दोनों गवर्नमेंट के बीच में एक हो रहा है। जैसे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ, मतलब प्राइम मिनिस्टर मान लो USA जा रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं USA, तो वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं जाते हैं, उनके साथ पूरा डेलीगेशन भी होता है। तो उसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स भी होते हैं जो ये ट्रीटी के ऊपर उनका, मतलब जो भी उनका इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल नेगोशिएटर्स भी होते हैं जो इंडिया के बिहाफ में नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। तो वो पूरी एक टीम जाती है ना। तो टैक्स ट्रीटी हम साइन कर रहे हैं, तो अभी हमें तो इसी तरह से डिफेंड करना पड़ेगा ना कि जो इनकम इंडिया में हुई है उसके ऊपर डोमिनेंट इंडिया रहेगा, और जिस कंट्री में, मतलब जो USA में जो इनकम रही अर्न हुई है, मतलब सोर्स कहाँ पे USA, वहाँ पे डोमिनेंट कौन होगा, USA होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो इनकम इंडिया से जनरेट हुई है, मतलब जिसका इंसेप्शन, बर्थ प्लेस या फिर जनरेशन पॉइंट या फिर कुछ भी आप बोलो, जिसका पॉइंट ऑफ वाइटल इंटरेस्ट कहाँ पे इंडिया में है, तो एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मैं क्या करूँगा, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा ना कि जो कंट्री सोर्स क्रिएट कर रही है, मतलब जो इंडिया सोर्स क्रिएट कर रही है, तो एटलीस्ट हमारा टैक्सेशन का लॉस नहीं होना चाहिए। तो उस केस में टैक्स ट्रीटी में एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ये होगा कि जो सोर्स कंट्री होगी ना, मतलब सोर्स कंट्री मतलब जहाँ से इनकम का जनरेशन हो रहा है, जो सोर्स कंट्री होगी ना वो टैक्स की क्या करेगी, लेवी करेगी, मतलब टैक्स उसके ऊपर चार्ज होगा। तो सर रेसिडेंट कंट्री क्या करेगी, तो सोर्स कंट्री ये करेगी, तो रेसिडेंट कंट्री क्या करेगी, रेसिडेंट कंट्री से मेरा मतलब है जो कंट्री रिसीविंग एंड पे होती है, तो रेसिडेंट कंट्री क्या करेगी, उस केस में टैक्स क्या देगा, रिलीफ। समझ में आ रहा है। ये रेसिडेंट की जगह मैं रिसीविंग कंट्री कर देता हूँ, तो थोड़ा ऐसा, ठीक है। कौन सी कंट्री है ये, रिसीविंग कंट्री, मतलब जो कंट्री इनकम को सिर्फ रिसीव कर रही है, तो उस केस में टैक्स रिलीफ वो लोग देंगे। तो आपको समझ में आ गया। तो अगर इनकम इंडिया से हुई है तो डोमिनेंट कौन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो USA वाला क्या देगा, तो USA वाला उस इनकम पे, जिस इनकम पे USA वाला टैक्स लगा सकता था, कौन से रूल से, कौन से रूल से, यहाँ पे बताया ना आपको, आगे वाले में बताया। ये ना, तो USA वाला USA के अंदर कौन से बेसिस पे टैक्स ले रहा था, रेसिडेंट रूल पे। क्यों, क्योंकि सोर्स तो कहाँ पे हुआ है, इंडिया में। तो अगर सोर्स इंडिया में हुआ होगा तो इंडिया डोमिनेंट पे आ जाएगा। तो USA वाला रेसिडेंट रूल पे टैक्स लगा रहा है, तो USA क्या करेगा, उसका रिलीफ देगा, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। तो वाइसे वर्सा होगा ना। अगर मान लो कि सोर्स कहाँ पे मिलता है, सोर्स अगर कहाँ पे मिलता है, USA में मिलता है, ओके, यहाँ पे सोर्स USA में मिलता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस केस में क्या देंगे, रिलीफ देंगे। ठीक है, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। आप ही होते हैं और आप ही ऑफिसर होते तो आप ही कमिश्नर होते तो आप क्या करते, तो आप थोड़ी ना इंडिया का टैक्स बाहर जाने दोगे। अगर हम ऐसा कोई ट्रीटी साइन करते हैं कि सब कुछ में USA ही टैक्स लेगा, तो फिर ट्रीटी किस बात की।
समझ में आ रहा है? तो एज अ प्रिंसिपल कमिश्नर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रीटी मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर साइन करते हो तो मेक श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टैक्सेशन है उसका जो भी उनका राजस्व है उसके अंदर कोई भी लॉस नहीं आना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो रिलीफ कौन देगा? जो कंट्री कौन से बेसिस पे टैक्स लगा रही है? रेसिडेंट रूल के बेसिस पे टैक्स लगा रही है। जो कंट्री सोर्स रूल पे टैक्स लगा रही है, जो कंट्री क्या लगा रही है, सोर्स रूल पे टैक्स लगा रही है, उसके ऊपर टैक्स मतलब उसके ऊपर वो टैक्स लगाएंगे और रिसीविंग कंट्री उसके अंदर रिलीफ देगी, ठीक है। तो ये आप याद रखना ना। आगे बढ़ते हम लोग अभी नेक्स्ट। तो जैसा ये रिलीफ होगा तो सर ये रिलीफ कैसे दिया जाएगा, उसका कोई फॉर्मूला होगा, कैसे हम देखेंगे? तो रिलीफ किस तरह से दी जाती है, तो एक सेकंड पैराग्राफ हम सेकंड पैरामीटर देखते हैं। रिलीफ कैसे मिलेगी? हम किसके अंदर हैं? वी आर इन द बायलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल रिलीफ बाद में देखेंगे हम लोग, आज ही देखेंगे, बट आज के लेक्चर में ही होगा, बट थोड़ी देर बाद देखते हैं। सो किस तरह से हमें करना है, तो थोड़ा एडवांस है, अगर आप समझ सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ सकोगे तो आंसर तो आपका आ ही जाना है किसी भी केस में, ठीक है। सो दो मेथड हमारे पास है, एक टैक्स एग्जम्पशन मेथड, ठीक है, एक टैक्स एग्जम्पशन मेथड से हम लोग रिलीफ देंगे, और दूसरा होगा टैक्स रिलीफ मेथड, ठीक है। तो ये दोनों कंट्री अपने अपने एंड से देखेंगी कि कौन सी बेनिफिट में जाता है। तो टैक्स एग्जम्पशन मेथड, तो टैक्स एग्जम्पशन मेथड मतलब क्या होगा? अगर फॉरेन कंट्री, एफसी मतलब फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री ने टैक्स ले लिया होगा तो फिर जो इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया उसके अंदर उस फॉरेन इनकम को इंडिया में क्या कर देगा? इंडिया में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट, ठीक है, मतलब वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम पूरी क्या होगी? एग्जेम्प्ट। हाँ, हाउएवर आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज इन आईटीआर। ऐसा नहीं है कि आपको आईटीआर में डिस्क्लोज ही नहीं करना है, ठीक है। आपको बताया था सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में लिखा था ना कि अगर आपकी कोई फॉरेन इंटरेस्ट या फॉरेन असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होती है तो उस केस में आपको क्या करना है? इनकम टैक्स रिटर्न तो मैंडेटरीली क्या करना है? फाइल करना है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो इस केस में हमने एग्जम्पशन दे दिया। तो ये मेथड हम कब अडोप्ट कर सकते हैं? थोड़ा ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। ये मेथड हम तभी अडोप्ट कर सकते हैं जब फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट क्या हो? इंडिया के टैक्स से ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब फॉरेन कंट्री टैक्स रेट्स आर हायर देन टैक्स रेट प्रिवेलिंग इन इंडिया। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? मान लो कि यूएसए के अंदर 40% टैक्स लग रहा है और इंडिया के अंदर 30% लग रहा है, तो इस केस में तो होगा क्या? इस केस में हम किस तरह से देंगे? बोले तुम 40 ले रहे हो, हम 30 लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 30 का हम उनको एग्जम्पशन दे देते हैं, मतलब 30% हम लेंगे नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टैक्स रिलीफ मेथड, तो टैक्स रिलीफ मेथड में थोड़ा हम क्या करेंगे? डिप्लोमेटिकली उसको डील करेंगे। तो टैक्स रिलीफ मेथड के अंदर हमें क्या करना है? उसके अंदर कुछ इस तरह से डील करना है। उन्होंने कहा हम आपको क्या, तो हम लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो दोनों में से कम होगा उसका हम रिलीफ मिलेगी, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में उन्होंने बताया फॉरेन टैक्स रेट, मतलब जो फॉरेन कंट्री का जो टैक्स रेट था वो, और एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया, ठीक है, एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया, ठीक है। उन दोनों में से जो कम होगा उसका हम आपको क्या देंगे? रिलीफ। इसके सम बहुत सारे भर के सम है, ठीक है, तो वो हम आएगा तब देखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो जो फॉरेन टैक्स रेट होता है और जो एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया होता है, उन दोनों में से जो कम होगा उसका हम आपको रिलीफ देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो तो किस में वो मिलेगा? तो परसेंटेज में मिलेगा ना, क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज में मिलेगा। तो उस केस में आपको जो भी फॉरेन इनकम होती है उसके साथ वो परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देना है जिसमें से ये आपको मिलेगा, ठीक है। सर ये एवरेज टैक्स रेट समझ नहीं आया, ये एवरेज टैक्स रेट होता क्या है? एवरेज टैक्स रेट मतलब क्या होता है? जो भी टैक्स
लायबिलिटी आपकी आती है, ठीक है, आफ्टर ऑल डिडक्शंस एंड द सेट ऑफ करने के बाद टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय क्या करना है आपको, नेट इनकम, मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 100। समझ में आ रहा है? तो उस केस में आपको जो भी रेट मिलता है उस केस में हम आपको रिलीफ दे देंगे, ठीक है। तो ये टैक्स रिलीफ मेथड हो गई। तो ये टैक्स रिलीफ मेथड कब एप्लीकेबल करेंगे, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। फॉरेन इनकम मतलब फॉरेन कंट्री के अंदर टैक्स रेट है 15% और इंडिया के अंदर कितना है 30%। तो अब जब भी एग्रीमेंट साइन करोगे तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि फॉरेन कंट्री में टैक्स 15% और इंडिया में कितना है 30। तो एज सच उस रेसिडेंट मतलब जो इंडिया का पर्सन है उसने फॉरेन में कितना टैक्स दिया है 15% ही दिया है, ठीक है। हम इंडिया में उससे कितना ले सकते हैं 30% ले सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, उसको कहाँ ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं हम लोग, तो एक काम करो उसको बोलो कि आपको कितना देना था इंडिया में 30, उससे ऑलरेडी आप फॉरेन कंट्री में कितना दे चुके 15, तो 30 में से 15 माइनस दे दो, पर 15 तो दो। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, जो 30% टैक्स होगा उसमें से 15% माइनस करके आपको 15% पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए बताया, ये एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया हुआ है कि अगर हम बात करेंगे, दोनों कंट्री दोनों के साथ बात कर रही है, तो हमें प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा ना कि जिस कंट्री के साथ हम ट्रीटी साइन कर रहे हैं क्या उनका टैक्स रेट हमसे ज़्यादा है। ओके, तो चलो टैक्स एग्जम्पशन मेथड पे जाओ। क्यों? क्योंकि यार उसका टैक्स रेट हमसे ज़्यादा है तो फिर हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं लेने के लिए। बट अगर आपने देखा बोले यार हम जिस कंट्री के साथ एमओयू कर रहे हैं उसका टैक्स रेट हमसे बहुत कम है, तो एक काम करो टैक्स रिलीफ मेथड पे जाओ, उसका टैक्स हमारा टैक्स दोनों में से जो कम होगा उसके अंदर हम क्या देंगे, रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चेतन वाला ही कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल। चेतन वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं और मान लो कि यूएसए और इंडिया की ट्रीटी में लिखा हुआ है कि रिलीफ आपको कैसे मिलेगी, एज पर द टैक्स रिलीफ मेथड, नॉट द टैक्स एग्जम्पशन मेथड नहीं है। ओके, तो चेतन वाला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। मिस्टर चेतन, ठीक है, उनकी इंडियन इनकम भी है एंड फॉरेन इनकम भी है। इंडियन इनकम उनका कितना था, तो 30 लाख, चेंज कर रहा हूँ मैं डेटा, एंड फॉरेन इनकम कितना है 15 लाख। टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री मतलब कितना टैक्स उन्होंने फॉरेन कंट्री में पे किया है, तो वो उन्होंने पे किया है 3 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद चेतन के पास कुछ बिजनेस लॉस भी थे, ठीक है। तो बिजनेस लॉस उनको हुआ था 2 लाख रुपीज़ का, एंड प्लस चैप्टर 6A का डिडक्शन भी था। ओके, वो कितना था, तो वो था 1,50,000। फाइंड आउट क्या फाइंड करना है आपको, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो फाइंड करते हैं ना। अभी इस केस में आप ध्यान से समझना, पहले हमको क्या निकालना है, टैक्स पूरा जो इंडिया में आता है वो टैक्स निकाल देना है, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि रिलीफ देने से पहले हमें पूरा टैक्स तो निकालना पड़ेगा ना। टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया, तो कितना टैक्स लायबिलिटी उनका होगा इंडिया के अंदर। सो टोटल इनकम कितना है उनका, ग्रॉस टोटल इनकम मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ग्रॉस टोटल इनकम 45 लाख रुपीज़ है, टोटल ऑफ फॉरेन इनकम एंड इंडियन इनकम। उसमें से हम लॉस एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो लॉस कितना है उनका 2 लाख रुपीज़, सो 43 लाख रुपीज़ होगा। ऐसे तो लॉस पहले एडजस्ट करना होता है पर इसमें हमने बाद में किया। तो लॉस हमने 2 लाख रुपीज़ एडजस्ट किया, फिर उसके अंदर हम चैप्टर 6A का डिडक्शन देते हैं। तो चैप्टर 6A का डिडक्शन देंगे तो कितना होगा, तो वो होगा 1,50,000। सो नेट इनकम आपको मिलेगी 41 लाख कितना 50,000। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, तो अप टू 10 लाख तक कितना होगा 1,50,000। अबाउट 10 लाख कितना है, अबाउट 10 लाख, तो अबाउट 10 लाख आपकी इनकम है 31,50,000। उसका कितना परसेंट करना है, तो उसका 30% करना है।
तो 31,50,000 उसका 30%, 9 लाख कितना आएगा 45,000। सो इन दोनों का टोटल 10 लाख कितना आया 95,000 रुपीज़। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा टैक्स, प्लस इसके ऊपर हम 4% क्या कर देते हैं ऐड सेल्स, ठीक है। तो इसका 4% करेंगे तो 43,800, टोटल करेंगे तो 11,38,800। ये आपका टैक्स आ रहा है कहाँ पे, ये आ रहा है टैक्स इन इंडिया, ओके, इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम, ओके। अभी आपको रिलीफ कैसे देनी है, तो मैंने जैसा बताया कि दोनों कंट्री के बीच में टैक्स ट्रीटी तो है, और उसमें ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है, उसमें ट्रीटी में लिखा हुआ है कि टैक्स रिलीफ मेथड के मुताबिक आपको रिलीफ मिलेगा, ओके। तो कैसे रिलीफ देते हैं, तो रिलीफ अंडर सेक्शन 90 बायलेटरल है, दोनों कंट्री के बीच में अग्रीमेंट है 90। तो किस तरह से रिलीफ मिलेगा, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग के अंदर क्या करना है आपको, तो फॉरेन टैक्स रेट, तो फॉरेन का टैक्स रेट तो दिया नहीं था, तो कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं ना। कितना टैक्स फॉरेन में आपने पे किया 3 लाख रुपीज़, कितनी इनकम थी फॉरेन की 15 लाख रुपीज़ ना, तो 20% आएगा यहाँ पे, तो 20% रेट हुआ, मतलब 20% आपने उस सरकार को दे दिया था। बी, एवरेज टैक्स रेट कितना था इंडिया में, तो एवरेज टैक्स रेट दिखा आपको, ओके। एवरेज टैक्स रेट कितना है, तो एवरेज टैक्स रेट, तो हमें क्या करना है, टैक्स डिवाइडेड बाय क्या करना है, नेट इनकम। तो टैक्स कितना है एवरेज टैक्स रेट, तो 11,38,800 डिवाइडेड बाय हम कितना करेंगे, सो डिवाइडेड बाय वो होगा कितना, ये टैक्स है, और नेट इनकम कितनी है हमारी जिस पे हमने टैक्स पे किया 41,50,000, तो इसको डिवाइड बाय हम करेंगे 41,50,000, ओके। सो ये आपका आ गया 27.44%, ठीक है। तो ये वाला रेट और ये वाला रेट, मतलब इन दोनों में से हम कौन सा कंसिडर करेंगे, ये वाला कंसिडर करेंगे कि ये वाला, तो हमें तो ये वाला कंसिडर करना है ना, ओके। दोनों में से जो कम होगा हम ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। तो रिलीफ कितनी मिलेगी, रिलीफ इस केस में आपको कितनी मिलेगी, कौन सी इनकम पे 2 बार टैक्स लग रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है उस रेट से जो रेट हमने अभी निकाला। तो कौन सी इनकम है जिस पे डबल टैक्सेशन हो रहा है, तो 15 लाख रुपीज़ के ऊपर डबल टैक्सेशन हो रहा है, तो 15 लाख का हम कितना परसेंट करेंगे 20%, ओके। तो 3 लाख रुपए आपको रिलीफ मिलेगी। तो इस केस में कितना टैक्स था आपका 11,38,800, तो 11,38,800 माइनस कितना करना है 3 लाख, सो नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी होगी, तो 8,38,800। ये आपका कौन सा टैक्स लायबिलिटी होगा, नेट टैक्स लायबिलिटी होगा। आई होप ये आपको समझ में आया, क्लियर। तो थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला क्यों बना होगा, समझ में आया ना। तो टैक्स रिलीफ मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जहाँ पे कंट्री के टैक्स रेट्स हमारे से कम होते हैं तो हम रिलीफ मेथड से जाएंगे, जहाँ पे टैक्स रेट्स क्या होते हैं ज़्यादा तो हम क्या जाएंगे टैक्स एग्जम्पशन मेथड से। वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है स्पेसिफिक टैक्स रेट्स भी होते हैं कहीं कहीं, जैसे इंडिया में तो टैक्स रेट इनकम टैक्स का फिक्स नहीं है, जीएसटी में क्या है कि टैक्स रेट फिक्स है, एक 5, 12, 18, 28, बट इनकम टैक्स में तो टैक्स रेट आपको पता ही है, अलग अलग इनकम पे अलग अलग क्या लगता है टैक्स लगता है। अगर आपने पहले बताया होगा तो ये टैक्स, बाद में बताया होगा तो ये टैक्स, ठीक है। तो बहुत सारे इसके अंदर कैलकुलेशंस होते हैं, इसलिए उस कंट्री में भी बहुत सारे कैलकुलेशंस हो सकते हैं, डिपेंड करता है, बट आपको ये याद रखना है, ओके। अभी दूसरी बात, ये सेकंड की थर्ड हाँ थर्ड डिस्कशन, DTAA मतलब जो भी टैक्स ट्रीटी आपने क्या की होगी, साइन की होगी, ठीक है, जो भी टैक्स ट्रीटी आपने क्या किया हुआ है, साइन किया है, उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा ओवर द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब DTAA किसको ओवर रूल करता है, तो वो ओवर रूल करता है पूरे के पूरे इनकम टैक्स एक्ट को, मतलब इनकम टैक्स एक्ट को वो क्या करेगा, ओवर रूल करेगा। समझ में आ रहा है। तो इनकम टैक्स एक्ट को वो ओवर रूल क्यों करेगा, क्यों, क्योंकि उसमें ही तो डबल टैक्सेशन हो रहा था, इसलिए जाके तो हमने DTAA साइन किया।
समझ में आ रहा है? अगर DTAA में ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं डालूंगा तो फिर हम रिलीफ कैसे देंगे? इसलिए इनकम टैक्स एक्ट उसके ऊपर टैक्स का क्या कर रहा होगा, इनकम टैक्स उसके ऊपर चार्ज कर रहा है, DTAA उसमें जाके क्या दे रहा है, रिलीफ। तो जो चार्ज होगा उसमें से रिलीफ माइनस करना है, तो जो आपका माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स लायबिलिटी। याद रहेगा? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले इनकम टैक्स एक्ट का क्या होना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट का लेवी होना चाहिए। पहले इनकम टैक्स एक्ट में क्या वो इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में, हाँ, तब जाके DTAA का क्या देना है, रिलीफ। तो मान लो किसी इनकम पे इनकम टैक्स एक्ट की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, कोई लेवी नहीं है, तो DTAA किस बात का? डबल टैक्सेशन का होना चाहिए इंडिया में ना, तो डबल टैक्सेशन इंडिया में होगा तब जाके तो हम उसको रिलीफ देंगे ना। समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखना है। तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 5 स्कोप ऑफ इनकम प्लस सेक्शन 9 दैट इज अ डीम्ड इनकम, ठीक है। अगर इन दोनों का एप्लीकेबिलिटी होगा तो ही हम क्या करेंगे, सेक्शन 9 तो हम इन डिटेल में करने वाले हैं इसी चैप्टर में, मतलब इसी पार्ट में होगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन के पार्ट में असेस ऑफ नॉन रेसिडेंट देखेंगे तब। सेक्शन 5 आप इंटर में करके आए, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें टफ नहीं है। तो दोनों का एप्लीकेबिलिटी होगा, मतलब सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9 में उसका क्या हो रहा है, इनकम क्या हो रहा है, दोनों केस में क्या हो रहा है, टैक्सेबल हो रहा है, टैक्सेबल इन इंडिया। और अगर डबल टैक्सेशन हुआ होगा तब तो जाके हम क्या देंगे, रिलीफ देंगे, ओके। अदरवाइज रिलीफ देने का कोई मतलब निकलता नहीं है, याद रहेगा। सो ध्यान रखना, ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि ट्रीटी साइन करने के टाइम पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे दे विल मेक श्योर दैट कि हमारा कोई भी टैक्स का रेवेन्यू लॉस ना हो, याद रहेगा, ओके, ठीक है। अभी जाते हैं हम सेक्शन 90 देख लिया हमने, ओके। सेक्शन 90A में कुछ नहीं होता है, स्पेसिफिक होता है। सेक्शन 90 एंड 90A दोनों क्या है, तो दोनों कॉपी पेस्ट सेक्शन ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बट 90 एंड 90A में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है, 90 कन्वेंशनल टैक्स ट्रीटी होता है, 90A कन्वेंशनल नहीं होता है। तो उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड एस्पेक्ट्स पे क्या की होती है, बात की होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, से फॉर द एग्जाम्पल कि अगर सर कोई टैक्स ट्रीटी नहीं होती है तो अगर टैक्स ट्रीटी नहीं होगी तो आपको कैसे रिलीफ मिलेगी, तो टैक्स ट्रीटी नहीं होगी तो आपको यूनिलैटरल रिलीफ मिलेगा। तो यूनिलैटरल रिलीफ उस केस में कैसे मिलेगा, तो यूनिलैटरल रिलीफ कैसे मिलेगा, तो जो टैक्स रिलीफ मेथड हमने देखा ना वही सेम टू सेम यहाँ पे करना है। टैक्स रिलीफ मेथड मतलब आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसके अंदर हमने क्या देखा सेक्शन 90 के अंदर, तो जो फॉरेन टैक्स रेट होता है वो, जो भी फॉरेन टैक्स रेट होता है वो, एंड सेकंड जो भी एवरेज टैक्स रेट होगा, रेट इन इंडिया, वो, उन दोनों में से जो कम होगा उसकी आपको क्या मिलेगी, रिलीफ मिल जाएगी, याद रहेगा। तो सिमिलर टू ये कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया, बायलैटरल रिलीफ एंड व्हाट, यूनिलैटरल रिलीफ, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते चैप्टर, काफ़ी हमने देख लिया ये रिलीफ वगैरह, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते चैप्टर सीधा, तो आपको आ जाना है। और एक चीज़ और, जिन लोगों ने स्पाइरल कलेक्ट नहीं किए और जो लोग स्पाइरल कलेक्ट कर सकते हैं तो वो आके पहले स्पाइरल एक बार कलेक्ट कर सके, इन केस पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। नहीं पॉसिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आउटसाइड टाउन के हैं, अहमदाबाद के नहीं हैं, तो अगर आप अपने एंड से कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो तो प्लीज़ कर लेना। बिकॉज स्पाइरल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो चैप्टर है उसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और लेक्चर्स एक साथ ही होंगे सारे, ओके। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो वीक आ रहा है कमिंग वीक, तो विद इन 7 और 8 डेज़ के अंदर ये पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर स्पाइरल नहीं होगी या फिर आपने लेक्चर के अंदर कंटिन्यूटी नहीं रखी तो फिर प्रॉब्लम होगा, ओके। सो द मेक श्योर के दैट कि आपके पास स्पाइरल हो और उसका आपके पास प्रिंट हो। जो लोग अहमदाबाद में हैं और जो अपने एंड से अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो एक बार आके कलेक्ट कर लें, प्रोवाइडेड आप मुझे कॉल या मैसेज करके आना, ठीक है। क्योंकि क्लासेस ओपन तो रहते हैं बट अगर मैं नहीं हुआ होगा तो स्पाइरल मिलेगी नहीं, ठीक है, ओके।
सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर आपको 233 पे दे के रखा है। ओके, सॉल्यूशन भी इसके अंदर साथ में ही दिए हुए हैं। ओके, मैंने स्पेसिफिकली इसलिए साथ में दिए ताकि हमारा कोई ज़्यादा टाइम इसके अंदर जाए नहीं। हाँ, बट मेक श्योर कि आपको कुछ सम है जो खुद करने हैं। ओके, काफ़ी सारे सम मैं आपको होमवर्क दूंगा। ओके, 50% सम मैं करवाऊंगा, 50% सम आपको खुद करने पड़ेंगे। ओके, एज यूजुअल जैसा हम करते हैं। सो जैसे हमने सेक्शन 90 देखा एंड 91 देखा, दैट इज़ अ बायलेटरल रिलीफ एंड द यूनिलेटरल रिलीफ, ठीक है। उसकी थियोरी वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे कि रिलीफ किस तरह से मिलेगा, बट आपको पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक आधा सजेशन आंसर में से भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ रेसिडेंट इंडियन, उनकी एज है 28 ईयर्स, हैज़ डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 2021। मतलब उनको कुछ इनकम हुआ है। ओके, जो फॉलोइंग इनकम हम देख रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इज़ 5,94,000, देन शेयर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म in country X, tax paid in country X for this purpose in equivalent in Indian rupees कितना पे किया उन्होंने, 8,000 रुपीज़ उन्होंने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया वहाँ पे, ठीक है। मतलब टैक्स रेट कितना हुआ, 20%। उसके बाद देखो कमीशन इनकम फ्रॉम द कंसर्न इन कंट्री वाई, वहाँ पे टैक्स कुछ पे किया है 5%, कन्वर्टेड इनटू द इंडियन करेंसी, वो कितना है 30,000। इंटरेस्ट फ्रॉम द शेड्यूल बैंक्स ऑन FDRs, ओके, तो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स के ऊपर उनको 58,000 का इनकम हुआ है। ही विशेस टू नो वेदर ही इज एलिजिबल टू एनी डबल टैक्सेशन रिलीफ एंड इफ सो इट्स क्वांटम, इंडिया डज नॉट हैव एनी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद कंट्री एक्स एंड वाई। तो इन दैट, अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो आपको ये सिखाया कि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो उस केस में सेक्शन 91 के मुताबिक रिलीफ मिलेगी, बट रिलीफ मिलेगी ज़रूर। ओके, कैसे रिलीफ मिलेगी, यूनिलेटरल रिलीफ में तो आपको बताया था कि जितना भी एवरेज टैक्स रेट होता है इन इंडिया और फॉरेन कंट्री का जो टैक्स रेट होता है, उन दोनों में से जो विच एवर इज लोअर होगा उसका उनको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। सॉल्यूशन दिया हुआ है बट मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो कितना इंडियन इनकम है, सो इंडियन इनकम कितना है, तो इंडियन इनकम है 5,94,000 प्लस 58,000, सो दोनों का टोटल हम करेंगे, सो वो हुआ 6,52,000 प्लस फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम कितना हुआ है, तो 70,000 रुपीज़ हुआ है फॉरेन इनकम, ठीक है। तो इस केस में टोटल करेंगे तो 70,000, 7,22,000, ये कौन सी इनकम होगी, टोटल इनकम। बट सर हमें एक डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में, हमने जो असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म किया था, तो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो भी क्या मिलता है, शेयर इनकम मिलती है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, वो तो एग्जेम्प्ट नहीं होता सर, आपने ही तो सिखाया था। बट बेटा उस केस में आपको ये भी तो याद रखना है कि वो पार्टनरशिप फर्म इंडिया में क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल होनी चाहिए। तो ऐसा तो पार्टनरशिप फर्म इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है ना, तो अगर वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी तो फिर उस केस में पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर मिला होगा वो कैसे टैक्सेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके, इसलिए हमने इस केस में टैक्सेबल किया हुआ है ना। इसके ऊपर हम टैक्स निकालते हैं, तो टैक्स अप टू 5 लाख तक तो आप सब लोगों को पता है कितना लगेगा, तो 12,500, अबव 5 लैक्स, तो अबव 5 लैक्स 7,22,000 माइनस 5 लैक्स तो कितना होगा, तो 2,22,000, उसका कितना परसेंट करना है, 20%, ओके। तो 2,22,000 का 20%, तो ये हो गया आपका 44,400 प्लस 12,500, 56,900 हो गया, ये टैक्स हो गया। प्लस इसके ऊपर क्या ऐड करना है आपको, 4% सेस, तो 4% अब इसका करेंगे तो 2 कितना होगा, 76, दोनों का टोटल 59,176 आ रहा है, ओके। तो अभी इसमें से हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, रिलीफ अंडर सेक्शन 91। बट रिलीफ देने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको पता होगा,
पहले उसको कौन सी इनकम हुई है, कौन सी कंट्री से हुई है, तो एक हुई है कंट्री एक्स से, दूसरी हुई है कंट्री वाई से। तो हमें क्या निकालना है, तो एवरेज टैक्स रेट। तो एवरेज टैक्स रेट कितना निकलेगा इस केस में, तो वो होगा 59,176 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम, 7,22,000, उसको मल्टीप्लाई बाय 100% करना है। ओके, सो एवरेज टैक्स रेट निकला 8.196%। ठीक है, ये कंट्री एक्स का निकला, सॉरी ये हमने किसका निकाला, इंडिया का। तो ये तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, 8.196। अभी टैक्स रेट इन फॉरेन कंट्री कितना है, तो टैक्स रेट इन फॉरेन कंट्री कितना है, तो x एंड y। तो x के अंदर कितना था, तो 20% था, एंड y के अंदर कितना था, 5%। ओके, तो इन दोनों में से कम कौन सा होगा, तो जब x का रिलीफ देंगे तो हमें ये वाला लेना पड़ेगा, और जब y की इनकम जो मतलब कंट्री y से हो रही है तो उस केस में हम कितना परसेंट लेंगे, 5%। तो कितनी इनकम ऐसी है जिसके ऊपर डबल टैक्सेशन हुआ है, तो 40,000 रुपीज़ पे डबल टैक्सेशन हुआ है, तो 40,000 पे रिलीफ का रेट क्या रहेगा, तो वो तो रहेगा 8.196% ना। ओके, ये कौन सी कंट्री के लिए, एक्स कंट्री के लिए। वाई कंट्री के लिए कितनी इनकम हुई थी, 30,000, तो हमको 30,000 का कितना परसेंट करना है, दोनों में से कम कौन सा होगा, 8.196 एंड 5%, तो 5% कम होगा ना, तो 8.196 एंड 5%, विच एवर इज लोअर कितना होगा, 5%। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 5%। ओके, सो दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 8.196%, 3278। ओके, और ये हम माइनस करते हैं तो ये कितना होगा, 1,500 रुपये। ओके, सो 59,176 माइनस 3278, ओके, तो 54,398 रुपीज़। ये आपको क्या करना है, टैक्स पेएबल होगा, दैट इज आफ्टर रिलीफ। ओके, ये ध्यान रखना आप लोग। इसको राउंड ऑफ भी हम कर सकते हैं, 54,400 पे राउंड ऑफ होगा। मैं राउंड ऑफ बता दिया आपको, आप लोग कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो उसमें स्टार्ट करते हैं। कल्पेश कुमार is a musician deriving income of rupees 75,000 from the concerts performed outside India. Tax of rupees 10,000 was deducted at source in the country where the concerts were performed. India does not have any double taxation avoidance agreement with that country. His income in India amounted to rupees 8,25,000. Computed tax liability of Kalpesh Kumar for the assessment year 2021, assuming he has deposited rupees 1 lakh in public provident fund. मतलब ATC का इसमें डिडक्शन भी मिलेगा, एंड 50,000 इन LIC एंड मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम में भी उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है, तो वो 20,000 किया है उनके पिताजी के नाम पे। तो आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं सीधा सॉल्यूशन में से कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सिंपल है। फॉरेन इनकम उनको कितना हुआ है, 75,000, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 75,000। 8,25,000 की उनकी इंडियन इनकम है। ओके, तो दोनों का मिला के ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 9 लाख रुपीज़। ठीक है, अभी ये 9 लाख रुपीज़ में से कुछ चैप्टर 6A के डिडक्शंस मिलेंगे, जैसे ATC का डिडक्शन आपको मिलेगा, एक PPF में जो पैसा डिपॉजिट करवाया है और एक जो LIC के अंदर करवाया है। तो एग्जैक्टली 1,50,000 ही डिपॉजिट करवाया, तो डिडक्शन भी कितना मिलेगा, 1,50,000 का ही उनको क्या मिलेगा, डिडक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज फादर, उसका 20,000 और मिलेगा। ठीक है, मतलब टोटल डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, तो 9 लाख माइनस कितना करना है, 1,70,000, तो वो आ गया 7 लाख कितना, 30,000। अभी ये 7,30,000 पे हम टैक्स निकालते हैं, तो 5 लाख तक तो 12,500 रुपये फिक्स है,
उसके ऊपर 2,30,000, तो 230 का हम कितना करेंगे, तो वो हो गया 230 का 20%, 46,000 प्लस 12,500 कम्स टू 58,500। तो ये 2340 उन्होंने शेयर्स ऐड कर दिया, टोटल टैक्स इतना हो गया। अभी आपको करना क्या, ये 60,840 डिवाइडेड बाय नेट इनकम जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया उसको डिवाइड करोगे, तो 60,840 डिवाइडेड बाय 7,30,000, so the effective tax rate is 11.998% which is near to 12%। ओके, तो यहाँ पे किया भी हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। द रिलीफ तो इन्होंने अमाउंट लेके किया हुआ है, ये आप देखोगे तो अमाउंट लेके किया हुआ है, बट हमें अमाउंट लेके नहीं करना है, हमें जो भी टैक्स रेट आता है, क्या आएगा आप लोग करेक्ट कर लेना, गलती कुछ भी नहीं है, जो भी टैक्स रेट आएगा, तो टैक्स रेट कितना निकाला हमने 11.998%। और फॉरेन कंट्री में टैक्स कितना था, तो फॉरेन कंट्री में टैक्स कितना था 10,000 डिवाइड बाई 75,000, तो टैक्स रेट था कितना, तो 77.10,000 डिवाइड बाय 75,000, मेरे कैलसी में गलत दिखा रहा है, हाँ 13 पॉइंट कितना होगा, तो 13.33%। ओके, तो दोनों में से कम कौन सा है, तो ये वाला ना, तो इसका आपको क्या मिलेगा, रिलीफ। ओके, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय, डायरेक्टली अगर हम 12% ही करें, 75,000 ओके मल्टीप्लाई बाय, जस्ट अ मिनट, $8,998, ठीक है। ओके, अब मुझे मेरे कैल्सी में ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो क्लास पे कैल्सी पड़ा हुआ है, ठीक है। आई वॉज अंडर द अजम्पशन दैट कि ये 11.998 का परसेंट मिलेगा, ये रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। मैंने फ़ोन में किया तो उसका यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिलीफ 8.33% आ रहा है। ओके, मैं वापस से एक बार करता हूँ, 60,840 डिवाइडेड बाय 7,30,000, तो 8.334% आ रहा है। ओके, तो इन दोनों में से कम इसका रिलीफ मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। मैथमेटिकल एरर हुआ है तो आप उसको कंसीडर कर लेना। ओके, उसको मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 75,000, उसका 8.33%, सो 6250 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इतना रिलीफ आपको मिलेगा, ठीक है। सो याद रख लेना आप लोग, सब में कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें देखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओके, फिर हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 शायद होगा। पहले क्वेश्चन 12 हम कंप्लीट करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो नंदिता एंड इंडिविजुअल रेसिडेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ प्रसार भारती, एज उनका कितना है 60 ईयर्स, इज अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट डिराइंग द इनकम ऑफ ₹1,10,000 फ्रॉम द थियोरेटिकल वर्क्स प्लेड अब्रॉड। टैक्स ऑफ ₹11,000 वॉज डिडक्टेड इन द कंट्री वेयर द प्लेज वर परफॉर्म, मतलब उतना टैक्स उन्होंने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया है। तो फॉरेन टैक्स रेट तुमको मिल गया 10%। India does not have any double taxation avoidance agreement under section 90 of the income tax act with that country, मतलब उनके साथ कोई ऐसा हमारा एग्रीमेंट नहीं है। Her income in India amounted to ₹6,15,000. In view of the tax planning, she has deposited 70,000 in public provident fund and paid the contribution to approved LIC fund. उसमें 28,000 उन्होंने डिपॉजिट किया है। She also contributed ₹18,000 to central government health scheme during the previous year and gave a payment of medical insurance premium of 7,50,000 नहीं होगा, प्रीमियम ऑफ ₹50,000 आएगा यहाँ पे, ये सिर्फ 50,000 है, 7 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 50,000 टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर अ नॉन रेसिडेंट एज 76 ईयर्स। तो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे सेक्शन 80D किया होगा, तो अगर आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो पेरेंट्स के लिए, अगर वो सीनियर सिटीजन होते हैं तो उस केस में डिडक्शन 50,000 का मिलता है, प्रोवाइडेड वो सीनियर सिटीजन इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए।
बट इस केस में जो नंदिता के फादर है वो नॉन रेसिडेंट है, तो उस केस में डिडक्शन मिलेगा, बट इस केस में मैक्सिमम हम आपको डिडक्शन जो भी मिनिमम मिलता है, मतलब जो नॉर्मल पर्सन को मिलता है उतना ही हम उस केस में आपको क्या दे सकते हैं, डिडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हर, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ नंदिता फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसके अंदर सॉल्यूशन। तो इंडियन इनकम कितना है, सो मैं कर रहा हूँ बट आप देख लेना उसको एक बार सॉल्यूशन में। इंडियन इनकम कितना है, तो 6,15,000। उसके बाद फॉरेन इनकम, तो फॉरेन इनकम हुआ है 1 लाख कितना, 10,000। सो GTI ग्रॉस टोटल इनकम वो होगा 7,25,000। अभी इसमें से माइनस करना है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ओके, तो कितना डिडक्शन माइनस होगा, तो सबसे पहले तो 80C का डिडक्शन माइनस होगा। तो 80C में उन्होंने एक तो PPF में 70,000 डिपॉजिट करवाए, ओके, और 28,000 पेंशन फंड ऑफ LIC में डिपॉजिट कराया, मतलब 98,000 मिलेगा। 80D के अंदर उसने सेल्फ के लिए कुछ 18,000 प्रीमियम पे किया हुआ है, ओके, तो 18,000 सेल्फ के लिए और पेरेंट के लिए, ठीक है, मतलब पेरेंट कौन है इस केस में, फादर, तो उस केस में डिडक्शन 50,000 मिलेगा, कि जो नॉर्मली मिलता है वही मिलेगा, तो नॉर्मली मिलेगा 25,000 इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, ठीक है, नोट में लिखा भी हुआ है, ओके। तो दोनों का टोटल मिला के कितना होगा, 43,000। तो ये दोनों अमाउंट आपको यहाँ से माइनस करनी है, तो 7,25,000 माइनस 98,000 माइनस 43,000, सो ये आया 5,84,000। ये कौन सा इनकम होगा, तो ये होगा नेट इनकम। इसके ऊपर हमें क्या कैलकुलेशन करना है, तो इसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है किस चीज़ का, टैक्स लायबिलिटी का। अभी टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले एक बात ध्यान रख लेना कि इस केस में जो भी एसएससी है वो कौन है, सीनियर सिटीजन तो नहीं है, सीनियर सिटीजन है ना, 60 ईयर्स है ना, तो इस केस में हमारा स्लैब लिमिट भी अलग होगा, तो अप टू 3 लाख तक आएगा ना इस केस में, तो 3 लाख तक टैक्स क्या रहेगा, नील। देन 3 to 5, तो 3 to 5 कितना रहेगा, 10,000। एंड अबव 5 लैक्स, तो अबव 5 लाख कितना लगेगा, 20%, तो 84,000 का 20%, तो 84,000 का 20%, 16,000 कितना हुआ, 800, तो ये हो गया आपका टैक्स, तो 26,800 प्लस 4% आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, सेज, तो 26,800 का 4%, 10 कितना, 72, प्लस करने के बाद ही देखते हैं, 26,800, 27,872, तो कितना टैक्स रेट आया इंडिया के अंदर, तो एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया, तो एवरेज टैक्स रेट होगा 27,872। किस पे हमने लगाया ये टैक्स, कौन सी इनकम थी जिस पे टैक्स लगा, तो 584 पे ना, तो यहाँ पे डिवाइड बाय आपको कितना करना है, 5,84,000, सो 5,84,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, 27,872 5,84,000 मल्टीप्लाई बाय 100। आप भी देखते रहना, कहीं मिस्टेक आए तो मुझे बता देना। 4.7726% ये टैक्स उसने इंडिया में पे किया, मतलब 100 रुपये कमाए तो तकरीबन 5 रुपये जितना टैक्स उनको इंडिया में पे करना पड़ता है, आफ्टर ऑल डिडक्शंस एंड एवरीथिंग। अभी फॉरेन के अंदर टैक्स रेट क्या था, तो फॉरेन के अंदर टैक्स रेट तो 10% था ना, 11,000 डिवाइड बाय 1,10,000, तो इस केस में इसका आपको रिलीफ मिलेगा। तो कितनी इनकम थी जिसके ऊपर 2 बार टैक्स लग रहा था, तो रिलीफ अंडर सेक्शन 91, तो 1,10,000 रुपये पे 2 बार टैक्स लग रहा था, तो 1,10,000 का 4.7726, तो 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 4.7726%, तो ये हो गया 524950 ही मैं ले रहा हूँ, ओके। सो माइनस करोगे 27,872 में से,
तो ये आपका आएगा 22622, राउंड ऑफ करने के बाद 620। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। और ध्यान रख लेना इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क करना है, ठीक है। देन आंसर सबके दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस बार आपको कोई आंसर मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप मांगते हो, मैं 1-2 दिन लेट देता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो ये भी आपको खुद करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा इस मटेरियल का। पेज नंबर, बहुत सारे सम दिए हुए हैं, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए ये। क्वेश्चन नंबर 23 लेटेस्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, सीए एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं, ओके। फिर आगे सजेशन आंसर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज, ओके। फिर सेशन को ख़त्म करेंगे, बाकी का एक और लेक्चर आएगा DTAA का, देन DTAA क्या हो जाएगा, ओवर, ओके। कुछ है नहीं उसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको इजी लग रहा होगा, इसमें कुछ टफ जैसा है नहीं, बट कैलकुलेशन में आपको थोड़े बहुत ध्यान रखना है, ओके। और एग्जाम में इसका फिक्स क्वेश्चन आता ही है 5 से 6 मार्क्स का, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो उसके अंदर उसमें लिखा हुआ है, अमृता इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, शी हैज इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इन कोची, ₹50 लाख का उनको इनकम हुआ है, ओके। देन शेयर प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इन चेन्नई ₹30 लाख। तो ये तो एग्जेम्प्ट होगा ना, इस पर थोड़ी ना टैक्स लगेगा इंडिया में, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है कहाँ पे, तो वो तो लोकेटेड इन चेन्नई है ना, तो इस केस में तो टैक्स नहीं लगेगा। तो सेक्शन 10 क्लॉज 2A के अंदर ये जो प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से, तो वो तो एग्जेम्प्ट ही होगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम रबर एस्टेट इन कंट्री ए विच हैज़ नो DTAA विथ इंडिया, USD कितना है, $70,000, विथ होल्डिंग द टैक्स ऑन द अबव इनकम इज USD 10,500। तो हम टैक्स रेट यही निकाल देते हैं, ठीक है। 10,500 डिवाइड बाई 70,000, सो 15% टैक्स आ रहा है, ठीक है। 15% टैक्स इन FC, ठीक है, फॉरेन कंट्री। टैक्स रेट तो निकाल लिया, बट एक $, का आपको रेट दे के रखा है, तो रेट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 64 मीन्स 44,80,000, ये उनका फॉरेन इनकम होगा, ओके, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इन कंट्री ए was USD 10,000 which is not permitted to be set off against the other income as per the law of that country। बट वो वहाँ का टैक्सेशन लॉ है ना, हमारा टैक्सेशन लॉ तो बोलता है कि इस केस में आप लॉ के मुताबिक क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। फॉरेन कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमारे किसी काम के नहीं है, अनलेस एंड अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा होता कि ये नहीं है तो ही हम अलाउड नहीं करते। तो इस केस में ये लॉस भी सेट ऑफ होगा। 10,000 which is not permitted to be set off against the other income as per the law of that country, compute the taxable income and tax payable by Amruta for the assessment year। तो इस केस में ये 10,000 $, है USD, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, तो वही 64 रुपीज़ से, तो 6,40,000 रुपीज़ का उनको क्या हो रहा है, लॉस। तो ये 6,40,000 का लॉस हम सेट ऑफ भी करेंगे, ठीक है। ये किसके सामने करेंगे सर, ये हम 44,80,000 के सामने करेंगे या फिर ये 50 लाख के सामने करेंगे। तो हम ये जो है सेट ऑफ 50 लाख के सामने नहीं करेंगे, हम किसके सामने करेंगे, 44,80,000 के सामने। उसका रीज़न क्या है, अगर आप 640 के सामने कर दोगे, सॉरी 640 50 लाख के सामने अगर आप सेट ऑफ कर दोगे, तो आप यहाँ पे 44,80,000 पे रिलीफ ज़्यादा दे बैठोगे, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है मई 18 में पूछा, बाद में मेरे ख्याल से दिसंबर 18 में CMA इंस्टीट्यूट ने भी पूछा था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने चेंज की है, ठीक है। तो वो हम थोड़ी देर में देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। कितनी कितनी इनकम उनको हुई है,
तो एक तो सोल प्रोप्राइटर कंसर्न से हुआ है 50 लाख रुपीज़, तो ये लिख दिया मैंने। फिर पार्टनरशिप फर्म से मिल रही है तो लिखना पड़ेगा ना, पार्टनरशिप फर्म से मिला होगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, तो यहाँ पे मैंने डैश कर दिया। फिर उनको फॉरेन इनकम हुआ है कुछ, तो फॉरेन इनकम कितना हुआ है, तो फॉरेन इनकम वो हुआ है 44,80,000, ठीक है। उसमें से हम बिजनेस लॉस क्या कर देंगे, माइनस, तो बिजनेस लॉस हुआ कितना है, तो 6,40,000। ओके, सो सबका टोटल करोगे तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम कितना मिलेगा, 88,40,000। ये आपका हो गया GTI। इसमें से हमें माइनस करना है डिडक्शन जो है ही नहीं, तो नेट इनकम कितना मिलेगा, 88,40,000। अभी इसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्स लायबिलिटी, तो कहीं एज दे के रखा है एसएससी का, एसएससी का कोई एज नहीं है, तो अप टू 10 लाख तक, अप टू 10 लाख तक तो 1,12,500 ही करेंगे हम लोग। ओके, तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद अबव 10 लाख, तो अबव 10 लाख कितना इनकम है, तो अबव 10 लाख 78,40,000, उसका कितना परसेंट करना है, 30%, 23,52,000। ओके, दोनों का टोटल 24,64,500। इसके अंदर ये टैक्स आया, इसके अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, सरचार्ज, ठीक है। तो सरचार्ज हम कितना ऐड करेंगे, 10% ना, 2,46,450, दोनों का टोटल 27,10,950 प्लस 4% अभी सेज ऐड करना है, तो 4% सेज ऐड करेंगे, 1,08,438, दोनों का टोटल 28,19,388 डिवाइडेड बाय, अगर एवरेज टैक्स रेट निकालना है इंडिया में, तो एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया, तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 28,19,388 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने किसके ऊपर टैक्स किस पे लगाया, 88,40,000 पे ना, तो डिवाइडेड बाय 88,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो टैक्स रेट इन इंडिया आया 31%, 8935%, ये टैक्स आया इंडिया का। एंड FC मतलब फॉरेन कंट्री का कितना टैक्स था, 15%, तो इन दोनों में से कम कौन सा है, 15% ना, तो हम रिलीफ भी कितने मुताबिक देंगे, 15% के मुताबिक। तो कितनी इनकम पे डबल टैक्सेशन हुआ था, तो डबल टैक्सेशन तो 44,80,000 पे हुआ था ना, ठीक है। लेकिन अगर 44,80,000 लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 44,80,000 में से वो 6,40,000 का लॉस भी तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 44,80,000 माइनस 6,40,000, ओके, तो 38 लाख कितना होगा, 40,000, उसका कितना परसेंटेज, 15%। सो रिलीफ मिलेगा 5,76,000। ओके, तो यहाँ से ये जो अमाउंट है ना, ये वाला, इसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 28,19,000, ये आ गया 22,43,388 आ रहा है, तो मैं राउंड ऑफ करके कितना कर रहा हूँ, 390, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट लिखनी ज़रूरी है, ये उन्होंने 8 मार्क्स में पूछा था, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन CMA इंस्टीट्यूट का भी है, ठीक है, तो वो आपको खुद करना है, मैं समझा देता हूँ आपको। सजेशन आंसर दिसंबर 18 का, उन्होंने मई 18 में पूछा, ओके, और इन CMA इंस्टीट्यूट ने कब पूछा, दिसंबर 18 के अंदर। तो अगर क्या जनरली क्या होता है कि लाइक जितनी भी नॉर्मल बैचेस होती है ना, तो उसमें मई का जो पेपर होता है, लाइक मई वाली एग्ज़ाम होती है, तो उसका क्वेश्चन मैं जून वाले जो भी CMA के बच्चे होते हैं उनको मैं CA का पूरा पेपर करवा ही देता हूँ, ठीक है। एक दिन जब अमेंडमेंट लेक्चर लेते हैं उसी दिन वो पूरा पेपर हम डिस्कस भी कर लेते हैं और उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसी में से 25 से 30 मार्क्स का CMA में कॉपी पेस्ट आता है,
ठीक है, ये मैं पिछले 6 या 7 साल से पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि ये सीए में से ये लोग मई वाला अटेम्प्ट का पेपर होता है या नवंबर वाला, और दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा तो फिर वो लोग कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो कॉपी करेंगे। तो अगर आप जून में एग्ज़ाम दे रहे हो तो अगर आप मई का पेपर करके जाओगे, और अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हो तो मई और नवंबर का करके जाओगे, तो 30-35 मार्क्स का तो आपको सिमिलर मिल ही जाएगा। ओके, तो उनका एक पुराना पैटर्न ही है, वो लोग यूं ही करते हैं, ठीक है। बट इस बार अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पेपर अवेलेबल नहीं है, और सीए की एग्ज़ाम जो है वो सीएमए की एग्ज़ाम के बाद है, तो हमारे पास ऐसा कोई पेपर है नहीं। लास्ट ईयर के पेपर करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर में पूरा फाइनेंस सेक्ट ही दूसरा होता है, तो करंट ईयर के ही हमें क्वेश्चन पेपर करना है, ठीक है। तो ठीक है, अभी इस बार नहीं है तो ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन तो कर ही पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें दिया हुआ है, मिस्टर अमीन, रेसिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया, एज 42 ईयर्स, उनका एज 42 ईयर्स है। मैं इसको एक बार एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ताकि हम कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A, मिस्टर अमीन, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज उनका 42 ईयर्स है, फर्निश विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स फॉर द इनकम प्रीवियस ईयर 17-18, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्यूटेड है, सब कंप्यूट करके दिया है, ठीक है। तो ये 11 लाख तो टैक्सेबल होगा। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स, ग्रॉस कितना है, तो 2 लाख रुपीज़ है। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम राइटिंग अ टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो शायद मैंने कहीं आपको डिडक्शन में बताया हो, मुझे नहीं पता कि ये हमारा हुआ है या नहीं, क्योंकि एटीसी से जो कॉमन जो इंटर वाले सेक्शंस थे, लाइक एलआईसी, मेडिक्लेम, ठीक है, वो सब कुछ मैंने नहीं करवाया, हमने सिर्फ इंडस्ट्रियल डिडक्शंस देखे थे, ठीक है। तो 80QQB के अंदर रॉयल्टी का डिडक्शन मिलता है, रॉयल्टी, ठीक है, जो ऑथर को मिलती है। बट अगर आपने टेक्स्ट बुक लिखी होगी तो टेक्स्ट बुक में ना ऑथर का नाम नहीं होता है। आप जब स्कूल में थे तब वो जो आपको स्कूल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बुक वगैरह मिलती थी उसमें कोई ऑथर नहीं होता था, ठीक है। तो वो जो बुक लिखते थे ना, जो स्कूल के अंदर होती थी या फिर जो कॉलेजेस के अंदर आपको दी जाती है, तो वो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है सब लोगों का, किसी इंडिविजुअल ऑथर का एफर्ट नहीं होता है। तो अगर इंडिविजुअल ऑथर का एफर्ट होगा तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80QQB, वो भी 3 लाख रुपए मिलेगा। तो इस केस में तो उन्होंने क्या किया हुआ है, टेक्स्ट बुक लिखा है फॉर स्कूल इन कंट्री वाई, तो आपको 80QQB का डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो 6 लाख रुपीज़ है। एक्सपेंडिचर फॉर ऑथरिंग टेक्स्ट बुक कितना है, 50,000, मतलब नेट इस कहाँ गया भाई, हाँ। सो नेट इसमें कितना मिलेगा आपको, 5 लाख, नेक्स्ट नेट कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 5,50,000। ओके, 550 कैसे आया, 6 लाख माइनस वो एक्सपेंसेस हमने माइनस किए। बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई, तो ये जो कंट्री वाई का जो लॉस है, ये क्या मैं इसके सामने सेट ऑफ करूंगा, नहीं, ये 250 के सामने ही, ये 550 सॉरी, उसके सामने ही हम सेट ऑफ करेंगे। तो कितनी इनकम हुई, तो 3 लाख रुपीज़ हुई ना। ओके, समझ में आ रहा है। तो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है तो उनका GTI यहाँ से ये बार बार नीचे जा रहा है, बिकॉज लिखते टाइम हमारा हाथ टच हो जाता है, इसकी वजह से हाँ, ये जो 3 लाख रुपीज़ है, थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ, 3 लाख रुपीज़ प्लस वो 2 लाख रुपीज़ का डिविडेंड इनकम हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो टोटल इनकम अब मुझे जो नज़र आ रहा है वो है 16 लाख रुपीज़। ओके, तो 16 लाख रुपीज़ उनका टोटल इनकम है। उसके बाद उन्होंने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया, कितना, 31,000। ओके, जो उनके पिताजी के लिए पे किया हुआ है, क्रेडिट कार्ड से पे किया है। तो क्रेडिट कार्ड से पे करो या किसी से भी पे करो, कैश में नहीं पे कर सकते हो, तो आपको रिडक्शन मिलेगा।
अभी हिज फादर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मिस्टर, क्या लिखा हुआ है, आई मीन अभी सीनियर सिटीजन के केस में डिडक्शन आपको कितना मिलता है, 50,000 मिलता है। कितना मिलता है, 50,000। बट ये क्वेश्चन आंसर के अंदर 30,000 ही किया होगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा मान के चलना है कि 30,000 की ही लिमिट है। अगर आप अमेंडमेंट के मुताबिक करने जाओगे तो 50,000 का आपको डिडक्शन देना पड़ेगा मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितनी है, तो 31,000 है, तो हम 31,000 डिडक्शन दे सकते हैं अगर अमेंडेड के मुताबिक करने जाए तो। बट क्वेश्चन के अंदर 31,000 माइनस नहीं किया होगा, क्वेश्चन के अंदर तो 30,000 ही क्या मिले किया माइनस। तो पहले जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था 80D के अंदर तो मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 मिलता था, पर अभी वो बढ़ा के मैंने जैसा बताया आपको वो कितना कर दिया, 50,000 मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल सकता है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 30,000 मत माइनस करना, 50,000 तक आप कर सकते हो, और जितना आपने पे किया विच एवर इज लोअर, याद रहेगा। तो बस सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले जो May 18 वाला क्वेश्चन देखा उसके जैसा ही है बिल्कुल, उसके अंदर कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ये 16 लाख रुपए इनकम है, उसके अंदर से डिडक्शन कितना माइनस किया, 30,000। क्यों 30,000 किया है वो मैंने आपको बता दिया। 15,70,000 आया, फिर उसके ऊपर टैक्स निकाला, ठीक है। ये जो टैक्स आया 2,92,005, उसको हम एवरेज करेंगे, तो एवरेज करेंगे तो हमें किसका टैक्स रेट मिलेगा, एवरेज टैक्स रेट इंडिया का मिलेगा इतना, ओके। और फॉरेन कंट्री का जो टैक्स रेट होगा उन दोनों में से जो हम विच एवर इज लोअर होगा उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, याद रहेगा, ठीक है। आप एक बार देख लेना, पेपर डाउनलोड करके December 18 का क्वेश्चन पेपर है जैसा मैंने आपको बताया, ओके। नाउ तो अभी फ़िलहाल यहाँ तक रखते हैं हम, ओके। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और होमवर्क देता हूँ जो आपको खुद करने हैं, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपको खुद करना है, ओके। सॉल्यूशन दिया हुआ है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 19 वो मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। मैंने एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो आप लोग लिखते रहना कि कौन से क्वेश्चंस आपको होमवर्क करना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 15 भी होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस कर लेना, बाकी का जो भी थियरी वाला पार्ट है बायलैटरल रिलीफ, ठीक है, उसके क्वेश्चंस हैं, तो उसके क्वेश्चंस ज़्यादा एग्ज़ाम में आते नहीं है, ओके। उसमें सिर्फ आपको रिलीफ जो होती है वो किस तरह से देनी है, तो जो एज पर एग्रीमेंट होगा उसके मुताबिक हम उस केस में क्या देंगे, रिलीफ देंगे, ठीक है। यूनिलैटरल रिलीफ में तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना है, एवरेज टैक्स रेट और जो इंडिया का टैक्स रेट होता है एवरेज वाला वो, और जो फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट है, उन दोनों में से जो विच एवर इज लोअर होगा वो हम क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सेक्शन 90, 90A एंड 91। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब इसकी पूरा हम थियरी करेंगे, और बाकी के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।